और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो पूरा डील करूंगा मैं आप लोग का, मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन। जानते होंगे आप लोग सभी कि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज तो बहुत बड़ा है इसमें, खास करके मुख्य परीक्षा में। प्रीलिम्स में तो उतना बड़ा वेटेज नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा में बहुत बड़ा वेटेज है इसका। तो मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन डील करूंगा। इस वीक तो 2-2 घंटे की क्लास ही प्लान हुई है, लेकिन आने वाले वीक में ध्यान रखिएगा 2 घंटे मैथ्स और 2 घंटे रीजनिंग, मतलब 4 घंटे की टोटल क्लास लूंगा मैं शुक्रवार को और 4 घंटे की टोटल क्लास शनिवार को। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि समय कम है। आप सोचेंगे पहले रीजनिंग को खत्म कर दें उसके बाद मैथ्स को खत्म करिए, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो हर वीक मेरा ये कोशिश रहेगा, मैंने मैनेजमेंट को बोला भी है कि 4 घंटे क्लास मेरे को चाहिए शुक्रवार को और 4 घंटे शनिवार को। 2 घंटे मैथ्स शुक्रवार को, 2 घंटे रीजनिंग शुक्रवार को, फिर शनिवार को 2 घंटे मैथ्स और 2 घंटे रीजनिंग। 4-4 घंटे हर सप्ताह मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास मेरे को चाहिए। तो नेक्स्ट वीक से ऐसा ही प्लान रहेगा। इस वीक तो मैं केवल 2-2 घंटे की क्लास आज और कल लूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से फिर 4-4 घंटे की क्लास रहेगी। तो शुक्रवार शनिवार को थोड़ा सा असुविधा हो सकता है आप लोग को, क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आगे जाके वो आपको सुविधा ही देगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा सिलेबस है और तैयारी थोड़ी लगेगी आप लोग को। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, पूरा ये डिसाइडिंग फैक्टर है देखा जाए तो, खास करके मुख्य परीक्षा में। अगर आप प्लाटून कमांडर के लिए जा रहे हैं, सूबेदार के लिए जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हैं और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के लिए जा रहे हैं, अगर आप इन 4 पदों के लिए जा रहे हैं तो मुख्य परीक्षा में आपको 3 पेपर देने हैं, बस 3 पेपर। अगर आप इन 4 पदों के लिए जा रहे हैं, प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, मैक्सिमम पद तो सब इंस्पेक्टर के ही हैं, आपने देखे होंगे मैक्सिमम पद सब इंस्पेक्टर के ही हैं। इन 4 पदों के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको 3 ही पेपर देने हैं। पहला पेपर जैसा कि आप जानते हैं लैंग्वेज वाला है, दूसरा जीएस और तीसरा है मैथ्स और रीजनिंग का 200 नंबर का। और समस्या यह है कि 100 प्रश्न आने हैं और समय केवल 2 घंटे का ही है। सबसे बड़ा जो टफ यहां पर काम है वो 2 घंटे में 100 प्रश्नों को डील करना है। और पूरा डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि 200 नंबर बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट कर देता है, बहुत बड़ा मार्जिन। अब 200 नंबर में कोई बच्चा 100 नंबर ला रहा है, कोई बच्चा 50 नंबर ला रहा है, कोई बच्चा 150 नंबर ला रहा है, तो मार्जिन बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। यहां पर कोई 50 ला रहा है, कोई 150 ला रहा है, क्योंकि लाने वाले 150 भी ले आएंगे और लाने वाले 50 भी लाएंगे। तो 100 नंबर का ये जो मार्जिन है ना, ये 100 नंबर का मार्जिन को आप जीएस में, लैंग्वेज में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो विषय ऐसे हैं कि जो जनरली सभी से बनेंगे। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है जहां पे 100 नंबर तक का मार्जिन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए बोल रहा पूरा डिसाइडिंग फैक्टर है मैथ्स और रीजनिंग। तो आज चर्चा करूंगा मैं क्या क्या है प्री में, क्या क्या है मेंस में, कैसे पढ़ना है आपको प्री तक और प्री के बाद कैसे पढ़ना है। क्योंकि मान के चलिए अप्रैल के आसपास जाएगा प्री का एग्जाम, जितना समझ में आ रहा है अप्रैल के आसपास जाएगा, मार्च एंड में अप्रैल के आसपास जाएगा। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 3 महीने हैं आपके पास प्री से पहले। उससे पहले अगर हो गया प्री तो ड्यूरेशन को और बढ़ाना पड़ेगा आप लोग को, उससे पहले अगर प्री हो गया तो। लेकिन जहां तक लग रहा है कि मार्च एंड अप्रैल, स्टार्टिंग अप्रैल महीने में ये प्री का एग्जाम जाएगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो है ये अप्रैल के आसपास जाएगी, ऐसा लग रहा है देखने से सिनारियो जो है। क्योंकि फरवरी में 6 तारीख तक तो आपका पहला चरण ही होगा। अब उसके बाद दूसरे चरण के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जैसी कोई प्रक्रिया तो होनी नहीं है इसमें, कि एडमिट कार्ड जारी करेगा, 10 दिन का समय देगा फॉर्म भरने का, 10 दिन का समय एडमिट कार्ड आने का देगा। तो ऐसी कोई प्रक्रिया तो इसमें होनी नहीं है, ना आपसे फॉर्म भरवाएगा दूसरे चरण के लिए, ना आपका एडमिट कार्ड जारी होगा ऐसा कुछ। एडमिट कार्ड आपका ऑलरेडी जारी हो चुका है और फॉर्म आपको ऑलरेडी भरा चुका है। तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए ना फॉर्म भराएगा, ना एडमिट कार्ड जारी करने के लिए 10 दिन का डेट देगा, ये सब प्रोसेस नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि मार्च एंड में भी कोई बड़ी बात नहीं है। और आप प्रारंभिक चरण में शामिल होंगे अभी मेजरमेंट में, तो वहीं पे बता दिया जाएगा आपको कि आपका प्रारंभिक चरण पास हो गया कि नहीं हुआ है। वहीं पे सील थप्पा मार दिया जाएगा कि आपका हो गया है। बस औपचारिकता के लिए उसका पीडीएफ जारी किया जाएगा 6 तारीख के बाद, 6 फरवरी के बाद। तो मार्च एंड में भी ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बोल रहा हूं, समझ आ रहा है। अप्रैल स्टार्टिंग, मार्च एंड, अप्रैल महीना में मान के चलिए आपका प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा। तो यहां से मोटा मोटा 3 महीना है देखा जाए तो, इसीलिए थोड़ा सा समय तो आप लोग को देना पड़ेगा। अब जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेंस का तैयारी करो, प्री का अपने आप हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इसके अगेंस्ट हूं। अभी बहुत सारे लोग आपको सजेशन दिए हैं कि मेंस का तैयारी करो, प्री का तैयारी अपने आप हो जाएगा उसमें, तो मैं इसके अभी थोड़ा अगेंस्ट में हूं।
अभी आप प्री ओरिएंटेड तैयारी करिए, मतलब प्री और मेंस में जितने कॉमन टॉपिक्स है उनको पकड़िए। मेंस के जो सेपरेट टॉपिक्स हैं जो केवल मेंस में है उनको अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? प्री में जितना पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा मेंस में तो है ही। प्री में जितना पढ़ेंगे पूरा पूरा मेंस में है, मतलब मेंस का 70 से 80% जो कवरेज है वो पूरा का पूरा प्री में हो जाएगा आपका। 15 से 20% मेंस में सेपरेट टॉपिक्स हैं जो आपको प्री में दिखाई नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं रीजनिंग की ही बात करूं, जैसे रीजनिंग की बात करूं तो जैसे बैठक व्यवस्था का चैप्टर हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट सुने हैं ये सब चैप्टर, पहली परीक्षण पजल टेस्ट सुने हैं, न्याय निगमन सिलॉक का चैप्टर जो होता है, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, आप व्यूह मैट्रिक्स जो होता है, पिछले बार आया भी था प्रश्न, कथन कार्यवाही, कथन पूर्व अवधारणा, डेटा सफिशिएंसी मतलब आंकड़ा निर्णय, ये 7-8 चैप्टर जो मैं बोला ये सेपरेट आपको कहां पे मिलेंगे? मेंस में, प्री में नहीं है। और इन चैप्टर्स को पढ़ने में लगभग 20-25 घंटा लगता है। मैं अगर पढ़ाऊंगा इन चैप्टर्स को तो 20-25 घंटा कम से कम इन चैप्टर्स में लगता है। अब इन चैप्टर्स में आप मेहनत करेंगे उससे अच्छा है आप इन पे मेहनत प्री के बाद कर लीजिए। समझ आ रहा है? 15-20% जो सेक्शन मेंस का है जो सेपरेट मेंस में है प्री में नहीं है, उसमें अभी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। कहीं ऐसा हो कि प्री ही ना निकले और मेंस की तैयारी आपकी पूरी हो गई है तो उसका भी कोई मतलब तो है नहीं यार। मेंस का तैयारी पूरा करके बैठे लेकिन प्री आपका निकला ही नहीं, क्योंकि प्री के जो आने वाले टॉपिक्स थे उसमें आप अच्छी तरीके से एफर्ट नहीं मार पाए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी प्री ओरिएंटेड चलिए। और वैसे भी दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न के होने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के दोनों पेपर हैं, तो ऐसा भी नहीं कि लिखित परीक्षा है वहां पर जाकर के सब्जेक्टिव पेपर आएंगे कि 2 नंबर के क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन जैसा सीजीपीएससी में होता है। वैसा कुछ पेपर का पैटर्न तो है नहीं कि आपको उत्तर लेखन पे काम करना है। दोनों ही ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। तो मेरा एकदम क्लियर कट सजेशन यही रहेगा कि अभी प्री के सिलेबस को पकड़िए, उसको रगड़ दीजिए 3 महीना, उसको पूरा रगड़ दिए तो प्री निकालने का संभावना बढ़ेगा और मेंस का 70 से 80% कवरेज आपका हो जाएगा। बचेगा 15 से 20% मेंस का सिलेबस, प्री के बाद ठीक ठाक समय मिल जाएगा, उसमें कवर कर लीजिएगा उसको। मेरा यह सजेशन रहेगा, क्योंकि प्री सबसे बड़ा खतरनाक चरण होता है इसका। प्रारंभिक लिखित परीक्षा सबसे खतरनाक चरण होता है किसी भी एग्जाम का। आप सीजीपीएससी का भी राज्य सेवा परीक्षा होगा उसको देख लीजिए, सबसे खतरनाक चरण है प्री का एग्जाम, क्योंकि मेंस में एक रेशियो में बच्चे आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? प्री में तो बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, कोई रेशियो नहीं है प्री में। प्री में ऐसा नहीं कि सीट 341 है तो बच्चे उसके रेशियो में बैठेंगे। प्री में बच्चों के बैठने का कोई रेशियो नहीं है, चाहे तो 1 लाख बच्चे बैठ जाए प्री में। अगर 1 लाख बच्चे मेजरमेंट वाले चरण को पास करेंगे तो 1 लाख बच्चे कहां बैठेंगे? प्री में बैठेंगे। लेकिन प्री निकालने वाले बच्चों का रेशियो है 20 गुना बच्चे प्री निकालेंगे, मतलब मेंस में पदों की संख्या का 20 गुना बच्चे ही बैठेंगे। तो मेंस में एक रेशियो में कंपटीशन होता है, जबकि प्री में कंपटीशन का कोई और छोर नहीं है। इसीलिए प्री को हल्के में मत लीजिएगा, और खासकर यहां पर तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वैसे भी दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हैं। प्री की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, दोनों एक ही तैयारी है यहां पर। तो 70 to 80% मेंस का सिलेबस प्री के पहले आपका खत्म हो जाएगा। सेपरेट चैप्टर, जैसे मैथ्स की बात करूं मैं, जैसे डीआई वाला सेक्शन देखे होंगे मैथ्स में आप, डीआई मतलब पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब सुने हैं ना, ये सब मेंस में है, प्री में नहीं है ये सब। चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर देखे होंगे, प्री में नहीं है, मेंस में है ये चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर। 3D का जो पोर्शन है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सब मेंस में है, प्री में नहीं है। तो ऐसे चैप्टर्स पे समय खराब करके कोई मतलब नहीं है। मैथ्स के 4-5 चैप्टर और रीजनिंग के 8-9 चैप्टर ऐसे हैं जो मेंस में सेपरेट है, जो प्री में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो उन चैप्टर्स पे काम अभी नहीं कराऊंगा मैं, उन चैप्टर्स पे काम अपन प्री के बाद करेंगे, क्योंकि प्री अगर पहले हो गया कोई भरोसा नहीं है, इधर जो प्री में आएगा वही नहीं हुआ, मेंस का पढ़ के बैठे हो कोई मतलब निकलेगा नहीं। जीएस में भी देखिए ना आप, मेंस में बहुत सारा एक्स्ट्रा पोर्शन है, सामाजिक उत्तरदायित्व वाला सेक्शन पूरा सेपरेट है मेंस का, जो प्री में नहीं आएगा। देखिए सिलेबस को, सामाजिक उत्तरदायित्व वाला सेक्शन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, बहुत सारा लिख दिया उसमें, उतना सब प्री में नहीं आएगा। तो उनको अभी पढ़ने का मतलब नहीं है। हिंदी में आप देखे होंगे गद्यांश पद्यांश वगैरह कुछ कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया है मेंस में, प्री में नहीं है वो सब। उन सेक्शन को अभी मत पढ़ो, अभी प्री ओरिएंटेड चलो। बहुत ज्यादा ज्ञान सुनोगे लोगों से, बड़ी बड़ी बातें सुनोगे कि मेंस खत्म कर दो, अरे समय चाहिए उसके लिए, और आपके पास उतना समय भी है नहीं। तो प्री को अच्छी से टारगेट करो, 70-80% मेंस का कवर हो जाएगा। 15 से 20% जो बचेगा आपका, वो प्री के बाद इतना समय तो देगा, 2 ढाई 3 महीना तो देगा ही आपको। पिछले बार बहुत हौच पौच हो गया था, पिछले बार को मत देखिए, पिछले बार इतना हौच पौच था
कोई भरोसा ही नहीं था एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, इतना पोस्टपोन हो रहा था, इतना एक्सटेंड हो रहा था। तो पिछले बार तो शेड्यूल पूरा हौच-पौच था। तो पिछले बार को देख करके मत सोचिए कि मेंस अचानक से आ जाएगा। प्री और मेंस के बीच में कम से कम 60 दिन का गैप तो रहेगा ही, 50 से 60 दिन का। अरे देखना, तो अभी इनका रिजल्ट आने में ही समय लग जाएगा, फिर ये अमेंडमेंट देंगे, समझ आ रहा है, रिजल्ट जारी करेंगे, तो 2 महीना का कम से कम गैप रहेगा। उन 2 महीनों में आराम से आप जो बचा सेक्शन है मेंस का, जो सेपरेट मेंस का है, उसको कवर कर सकते हैं। तो अभी मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो आपका प्री में सेक्शन है वो पूरा सेक्शन कवर करूंगा मैं, मेंस वाले सेपरेट सेक्शन पे काम नहीं करूंगा। पूरा स्ट्रक्चर तो पता होगा, वो सब बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे को। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज पता है कितना कितना है, प्री में कितना है पता है? 100 में से 10 आएंगे मैथ्स के, 10 आएंगे रीजनिंग के। 30 नंबर का मैथ्स, 30 नंबर का रीजनिंग, ये तो पता होगा। 100 प्रश्न आने हैं जिसमें 10 प्रश्न मैथ्स के हैं और 10 प्रश्न रीजनिंग के हैं। मेंस में आप जानते ही हैं तीसरा पेपर पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग का है, लेकिन तीसरा पेपर जो मैथ्स और रीजनिंग का है इसमें 75 से 80 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, 20-25 प्रश्न आएंगे मैथ्स के। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा है। पिछले बार दिक्कत यही हुई थी, पिछले बार सिलेबस जारी किया नहीं था, महीना भर पहले सिलेबस जारी किया मेंस का। पिछले बार का समस्या बता रहा हूं। पिछले बार बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग में जनरली मैथ्स ज्यादा आता है, हमेशा यही रहा है, यही रीति रिवाज रहा है कि व्यापम का, कि मैथ्स और रीजनिंग में हमेशा मैथ्स ही ज्यादा दिया है। तो बस लिख दिया था कि योग्यता परीक्षण का पेपर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का 200 नंबर का। अब उसमें बताया नहीं था मैथ्स कितना रीजनिंग कितना, तो सारे बच्चे मैथ्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। 1 महीना पहले पूरा जारी किया सिलेबस को, उसमें दिख रहा है मैथ्स के गिने चुने चैप्टर्स हैं, पूरा रीजनिंग भरा हुआ है। तो वहां से बच्चे रीजनिंग की ओर दौड़े फिर कि रीजनिंग पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, और हुआ भी ऐसा ही। 75 से 80 प्रश्न पिछले बार मेंस में रीजनिंग के थे, 20 प्रश्न, 20 से 25 प्रश्न केवल मैथ्स के थे। तो रीजनिंग पे थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब यहां पर बच्चों को लगता है कि रीजनिंग ज्यादा आएगा तो अच्छी बात है, रीजनिंग आसान है, लेकिन मेरा मानना है कि रीजनिंग अगर ढंग से पढ़े तो ही आसान है। क्योंकि रीजनिंग के साथ समस्या यह है कि अगर रीजनिंग के लॉजिक्स नहीं मिल रहे हैं आपको वहां पर, तो वो प्रश्न बनेगा ही नहीं आपसे। मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में अगर आपने लाभ हानि को पढ़ा है, प्रतिशत को पढ़ा है, तो प्रश्न को बना ही लोगे, वहां पर कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लोगे, ऑप्शन से सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला लगा लोगे, ट्रिक लगा लोगे, कोई ना कोई जुगाड़ करके। अगर आपने प्रतिशत लाभ हानि को पढ़ा है तो उसके प्रश्नों को छोड़ के तो नहीं आओगे। लेकिन इधर पे समस्या क्या है, रीजनिंग में समस्या क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया, कोड को डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं, लॉजिक ही नहीं मिल रहा है, तो प्रश्न छोड़ के ही आओगे आप। सीरीज का प्रश्न आ गया, श्रेणी का लॉजिक ही नहीं मिल रहा है, तो प्रश्न को छोड़ के ही आओगे आप। समझ आ रहा है? सादृश्यता, एनालॉजी का प्रश्न आ गया, लॉजिक ही पकड़ में नहीं आ रहा है, तो प्रश्न खत्म हो गया। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इतना बड़ा फिगर बना दिया है, 50-55 त्रिभुज गिनने हैं, उसको छोड़ के ही आओगे आप। तो ये थोड़ा लुप्त पद का चैप्टर हो गया। बॉक्स बना करके एक पद लुप्त करके पूछा कि ये पद क्या होगा, लॉजिक मिल ही नहीं रहा है, तो छोड़ करके आओगे प्रश्न को। ये खतरनाक हो जाता है रीजनिंग। और रीजनिंग का अप्रोच पे पूरा काम करना है आपको, पूरा काम अप्रोच पे करना है। तो अच्छी से पढ़ेंगे, अप्रोच सीखना पड़ेगा आपको, तब जाके रीजनिंग आपसे बनेगा। चलिए देखिए सिलेबस क्या है, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये सब पे बातचीत मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब आप लोग जानते ही हैं, ये सब इसमें पीपीटी में रखा हुआ है। ये सब पे बातचीत नहीं कर रहा हूं। सेमिनार भी हुआ था, अटेंड आपने किया ही होगा, तो आपको पता होगा। मैं सीधे आ रहा हूं इसमें, रीजनिंग के सिलेबस में आ रहा हूं। ये प्री में रीजनिंग का सिलेबस लिखा हुआ है, प्री में, एसआई प्री में रीजनिंग का ये सिलेबस लिखा हुआ है। अब ये सिलेबस कहां से उठाया पता है? चूंकि ये सिलेबस व्यापम ने जारी किया था पिछले बार, प्री का सिलेबस व्यापम ने जारी किया था। तो व्यापम का आरआई का पेपर देखना, पटवारी का पेपर देखना, अमीन पटवारी का पेपर देखना। आप अमीन पटवारी का एग्जाम अभी हुआ था, उसमें रीजनिंग का सिलेबस देखना, यही पूरा है, कॉपी है पूरा। अमीन पटवारी का अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें रीजनिंग का सिलेबस देखना, पूरा कॉपी है, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है। तो जो व्यापम का रीजनिंग का सिलेबस है वही सिलेबस है ये, व्यापम का रीजनिंग का सिलेबस है ये। अब इसमें समस्या ये है, समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप इसको पढ़ के देखिए और बताइए कितने चैप्टर हैं, समझ में ही नहीं आएगा। वही है, व्यापम का कॉपी है पूरा। व्यापम का रीजनिंग हर एग्जाम में कॉपी पेस्ट होता है। आप व्यापम का रीजनिंग का सिलेबस देखो, कोई भी एग्जाम उठा करके हर एग्जाम में कॉपी पेस्ट करता है इसको, हर एग्जाम में। और पिछले बार सब इंस्पेक्टर प्री का एग्जाम व्यापम नहीं लिया था, तो व्यापम ने ही कॉपी किया है पूरा। ये मैथ्स का देखना ना, ये मैथ्स का जो है ना, ये देखिए, ये जो मैथ्स का सिलेबस है प्री का, ये सहायक शिक्षक का कॉपी कर दिया है, वर्ग 3 का।
सहायक शिक्षक का एग्जाम सुने हो ना, वर्ग 3 शिक्षक भर्ती का, उसी चीज को कॉपी किया है। पेडागोजी हटा दिया उसमें से, गणित का शिक्षण शास्त्र जो थ्योरी वाला पोर्शन उसको हटा करके पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, ये देखिए। तो बात करते हैं पहले रीजनिंग पे। इसको पढ़ करके कुछ समझ में आता नहीं है तो मैं थोड़ा आसान कर रहा हूं इसको। क्या क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन 6 चैप्टर पे काम करेंगे, मैक्सिमम प्रश्न वहीं से आते हैं, 6 चैप्टर, ध्यान से समझना। सबसे पहला काम 6 चैप्टर को खत्म करने का होगा। ये 6 चैप्टर खत्म हो गए तो आपका आधा सरदर्द खत्म हो जाएगा रीजनिंग को लेकर के, क्योंकि बुद्धि दिमाग का प्रयोग इन 6 चैप्टर में ही होता है। शुरुआत में 6 चैप्टर लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला जो चैप्टर है ये है आपका सांकेतिक भाषा। इंग्लिश मीडियम वाला भी कोई है क्या? कोई है? सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, समझ आ रहा? पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। पिछले बार के प्री में, एसआई प्री में यहां से एक प्रश्न आया था कोडिंग डिकोडिंग का। तो पहला चैप्टर है सांकेतिक भाषा, जिसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, इसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। दोनों मिलते जुलते चैप्टर हैं। पहले मैं 6 चैप्टर लिख रहा हूं, फिर बताऊंगा उनके बारे में थोड़ी थोड़ी कहानी आपको। थोड़ा फैमिलियर कर रहा हूं आपको आज रीजनिंग से, समझ आ रहा? थोड़ा फैमिलियर कर रहा हूं ताकि एक कहानी समझ में आए कि कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है। उतना आसान भी नहीं है। पहली बात, पीएससी एग्जाम ले रहा है, थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा। पीएससी का रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अलग रहता है। 20, 21, 22 का पेपर देखो, हालत खराब हो जाएगा देख करके पीएससी का। तो पीएससी ले रहा, थोड़ा सा इस बात को भी दिमाग में लेके चलना। पीएससी के पसंदीदा चैप्टर कौन से, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऐसा थोड़ी कि पीएससी व्यापम से पूछेगा कि तुम क्या देते, फिर हम उसी हिसाब से देंगे पेपर को। तो पीएससी पेपर ले रहा है तो पीएससी अपने हिसाब से पेपर देगा। तो पीएससी के जो पसंदीदा चैप्टर्स हैं वो थोड़े अलग हैं, व्यापम के पसंदीदा चैप्टर अलग हैं। व्यापम के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि व्यापम के चैप्टर्स ये पसंदीदा रहे हैं, पीएससी के पसंदीदा चैप्टर्स ये रहे हैं। ये थोड़ा सा फर्क आता है। तो थोड़ा पीएससी के क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे अपन, 20, 21, 22 के क्वेश्चंस को। तो पहला चैप्टर मैंने बोला कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा। दूसरा मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज, श्रेणी। चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। पांचवा सादृश्यता, एनालॉजी, एनालॉजी सादृश्यता। और छठवां लुप्त पद श्रेणी के बाद एक ये भी अच्छा चैप्टर जिसको बोलते हैं लुप्त पद, मिसिंग टर्म। 6 चैप्टर ये मान के चलिए, एकदम लिख करके दे रहा हूं। इन 6 चैप्टर से कोडिंग डिकोडिंग, इंग्लिश अल्फाबेट, सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और मिसिंग टर्म, इन 6 चैप्टर से 5 प्रश्न न्यूनतम मान के चलिए प्री में आएगा। न्यूनतम बोल रहा हूं, एकदम न्यूनतम प्रश्न बोल रहा हूं, 5 आप लिख के ले लीजिए। प्री के एग्जाम में न्यूनतम 5 प्रश्न आपको यहां से मिलने वाले हैं। और मेंस के एग्जाम की अगर बात करूं मैं, मेंस के एग्जाम की, पीएससी ले रहा है मेंस का एग्जाम, 80 प्रश्न में से लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको मिलेंगे यहां से। 80 प्रश्नों में से कम बोल रहा हूं 20 से 25 प्रश्न, कम से कम बोल रहा हूं इस चीज को मैं। आप पीएससी का 20, 21, 22 का पेपर को देखना, 20, 21, 22 का कोई भी पेपर उठा के देख लो। रीजनिंग के अगर 30-35 क्वेश्चन है, रीजनिंग के अगर 30-35 क्वेश्चन है ना, तो लगभग 15 से 20 प्रश्न यहां से पूछा है, लगभग 15 से 20। अगर 30 से 35 प्रश्न रीजनिंग के दे रहा है पीएससी, तो 15 से 20 प्रश्न इन्हीं चैप्टर से आए हैं। आप एसीएफ का पेपर देखिए 20-21 वाला, आप पीएससी प्री के पेपर देखिए, आप एडीआई का पेपर देखिए, आप एई का पेपर देखिए। अगर रीजनिंग के 30 से 35 प्रश्न पीएससी दे रहा है, तो रीजनिंग के 30 से 35 में 15 प्रश्न आपको इन्हीं चैप्टर से मिलेंगे। तो ये प्री में कम से कम 5 प्रश्न बोल रहा आपको यहां से दिख जाएंगे, और मेंस में कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको दिखेंगे इन 6 चैप्टर से। और ये 6 के 6 चैप्टर बहुत खतरनाक हैं। इनमें केवल और केवल क्या करना है, लॉजिक ढूंढना है आपको। सबसे खतरनाक चैप्टर है ये पूरे रीजनिंग के, क्योंकि इनमें केवल लॉजिक ढूंढना है आपको। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है आपके पास कि कोई तरीका बता दूं मैं और वो शॉर्टकट लगाए और उत्तर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल और केवल लॉजिक ढूंढना है। तो ये 6 चैप्टर जो हैं, ये पूरा पूरा अप्रोच पर चलेंगे। आपका अप्रोच सही होना चाहिए। अप्रोच अगर आपका सही होगा तब इन चैप्टर्स पे पकड़ बन पाएगी आपकी। थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं किस प्रकार के चैप्टर्स हैं ये। लुप्त पद तो जानते हैं किस प्रकार का चैप्टर है ये। लुप्त पद के क्वेश्चंस तो जानते होंगे ना। लुप्त पद के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं, चैप्टर से थोड़ा फैमिलियर कर रहा हूं आपको। लुप्त पद के प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे बॉक्स में बना दिया, ये सारे पद दे देगा और ये क्या करेगा, पूछ लेगा।
कैसा भी बना सकता है। ये देखिए एक सर्कल बना दिया, ये देखिए कुछ भी दे देगा, लुप्त पद का मतलब कुछ भी बना देगा। ये सब दे दिया, ये पूछ लिया, कैसा भी ड्रॉ कर सकता है। ये देखिए ऐसे करके 3 फिगर्स बनाया, ये देखिए ऐसे करके 3 फिगर्स बना रहा है। क्या कर रहा है, ये सब दे दे रहा है, देखो ये सब दे दे रहा है, ये सब दे रहा है और ये पूछ रहा है। बहुत सारे पैटर्न है, केवल ये 2-3 नहीं है, बहुत सारे पैटर्न है। तो लुप्त पद का प्रश्न आप जानते हैं कैसा आता है, इधर से प्रश्न आएगा ही। पिछले बार के सब इंस्पेक्टर के प्री में भी आया ही है, यहां से प्रश्न देखना, पेपर को आया है, दिखा दूंगा पेपर अभी, इधर से प्रश्न मिल जाएगा। तो लुप्त पद के प्रश्न कैसे होते हैं जानते हैं आप, थोड़ा फैमिलियर कर रहा हूं ना मैं चैप्टर से आपको। एनालॉजी के प्रश्न कैसे होते हैं जानते हैं क्या? एनालॉजी सादृश्यता कैसे होते हैं, इसके प्रश्न जानते हैं कैसे होते हैं? देखो ऐसा, सादृश्यता का मतलब क्या होता है? समानता। सादृश्यता का मतलब होता है समानता, सिमिलैरिटी। एनालॉजी का मतलब सिमिलैरिटी, समानता। इसका प्रश्न कैसे बनता है? देखो इसका प्रश्न ऐसा बनता है, जैसे मैं लिखा यहां पर कि 5 का संबंध 7 से है तो 9 का संबंध किससे होगा। यह चिन्ह होता है सादृश्यता का। पीएससी का पसंदीदा चैप्टर है ये, एकदम पसंदीदा चैप्टर, समझ आ रहा? पीएससी का सबसे पसंदीदा चैप्टर है। 3-3 प्रश्न तक पूछा यहां से, और केवल संख्याओं को लेकर के प्रश्न नहीं आएगा, अक्षरों को लेकर के प्रश्न आएगा। जैसे मैं लिखा कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिख दिया, मान लीजिए एआर का संबंध, एआर का संबंध जेडआई से है, तो यहां पे बोल दिया एलएम का संबंध किससे होगा। ये देखिए ऐसा, ये सादृश्यता का चिन्ह होता है। अब ऐसा नहीं कि अक्षरों को लेकर के ही आएगा, शब्दों को लेकर के भी प्रश्न आता है। शब्दों को लेकर के प्रश्न आने का मतलब, जैसे मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से है, मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से है, तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा। समझ पा रहे हैं? सादृश्यता का मतलब समानता, सिमिलैरिटी, ये चिन्ह होता है सादृश्यता का। ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो संबंध है, राइट हैंड साइड में भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो संबंध है, राइट हैंड साइड में वैसा ही संबंध होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो संबंध है, राइट हैंड साइड में वैसा ही संबंध होना चाहिए। 3 वैरायटी के प्रश्न है ये। एक और आता है जिसको बोलते हैं ग्रुप एनालॉजी। ग्रुप एनालॉजी में क्या होता है? समूह सादृश्यता में क्या होता है? 3 संख्याओं का समूह आपको दिया रहेगा। अब इन तीनों में संबंध है, वो संबंध आपको ढूंढना है, और उस संबंध के जैसा संबंध दर्शाने वाला कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। उसी संबंध के जैसा संबंध दर्शाने वाला कौन सा ऑप्शन है। ये 4 प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं, और सब में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे खतरनाक तो ये है, समझ आ रहा है? 3 संख्याएं दे दूंगा, इन तीनों में आपको संबंध ढूंढना है। इन तीनों में क्या संबंध है, एक लॉजिकल संबंध, ऐसा नहीं कि कुछ भी संबंध निकाल रहे हैं, एक मैनर में संबंध होना चाहिए। तो इन तीनों में जो संबंध होगा, वैसा संबंध दिए गए प्रश्न में कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो खतरनाक चैप्टर है ये, बच्चे इसको जनरली कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एक मैनर में एक लॉजिक आपको ढूंढना होता है। 5 का संबंध 7 से है तो 9 का संबंध किससे बोलोगे? किससे बोलोगे? 5 का संबंध 7 से तो 9 का संबंध किससे बोलोगे? ये देखो होगा ही नहीं ये उत्तर। समझ आ रहा है? 5 का संबंध 7 से तो 9 का संबंध 11 से नहीं बोलोगे। इतना आसान थोड़ी है। समझ आ रहा है कि 5 में 2 जोड़े 7, 9 में 2 जोड़े 11। जो कभी जीवन में पढ़े हैं इस चैप्टर को, वो 11 का भी उत्तर बोलेंगे ही नहीं। जो जाने हैं इस चैप्टर को, सीखे हैं इस चैप्टर को, देखे हैं इस चैप्टर को, वो कभी जीवन में 11 तो बोलेंगे ही नहीं उत्तर। और जो कभी देखे ही नहीं है वो 11 ही बोलेंगे इसको। ये फर्क है इस चैप्टर को लेकर के। इतना आसान अगर होता कि 5 में 2 जोड़ो तो 7 आ गया, 9 में 2 जोड़ो तो 11 आ गया, तो इस चैप्टर को पढ़ाता ही क्यों फिर मैं यार? आप खुद सोचो, सारे प्रश्न सॉल्व हो गए फिर तो आपके, क्योंकि सब प्रश्नों में कुछ ना कुछ जोड़ने पर तो आ ही जाएगा ना यार। जोड़ने पर नहीं आया तो घटाने पर आ जाएगा कुछ ना कुछ। ऐसा थोड़ी है यार, ये तो सोचना भी क्राइम है यार। 5 में 2 जोड़े तो 7, 9 में 2 जोड़े तो 11, ये तो सोचना भी क्राइम है आपके लिए। यहां पर लॉजिक मैंने क्या लगाया है? 5 का वर्ग कितना? 25, और 25 के अंकों का योग कितना? 7। ऐसा तो आप यहां पे क्या करते? 9 का वर्ग कितना? 81, और 81 के अंकों का योग कितना? 9। तो उत्तर क्या आता है यहां पर? 9 आता। समझ आ रहा है? अब दिक्कत ये कि सर ये हम कैसे सोच पाएंगे? बताने के बाद तो लग रहा है यही था क्या? बस बताने के बाद सबसे आसान चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर्स बता दूंगा ना, ये होगा अरे यार यही था क्या?
अरे यार यही था क्या, अरे वही था, लेकिन उसको आपको सोचना है। बताने के बाद क्या है, लॉजिक बता दिया तो खत्म क्वेश्चन, लेकिन वो लॉजिक खुद से आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, वो मैटर करेगा। तो उसके स्टेप्स पूरे होते हैं कि पहले आप ये सोचेंगे, फिर ये सोचेंगे, फिर ये सोचेंगे, वर्गों को सोचेंगे, घनों को सोचेंगे। सबसे ज्यादा वर्ग और घन को लेकर के प्रश्न आए हुए हैं। पीएससी के प्रश्न देखो ना, एक प्रश्न पीएससी का लिख रहा हूं 2019 का, ऐसा प्रश्न, 7 का संबंध लिखा था 336 से है, तो 11 का संबंध किससे होगा? 2019 पीएससी प्री, सॉरी 2020 पीएससी प्री का क्वेश्चन है ये, देखना पेपर को उठा के। 7 का संबंध 336 से जिस प्रकार है, उसी प्रकार 11 का संबंध किससे होगा? तो 7 देखे और 300 और 400 के बीच का डेटा देखे, तो आपके दिमाग में 7 का क्यूब छप जाना चाहिए। 7 का क्यूब कितना? 343। लेकिन लाना क्या है? 336। तो 343 से 336 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 घटाना पड़ेगा। मतलब 7 से 336 कैसे आया? 7 का क्यूब माइनस 7। तो यहां पे क्या करते हैं? 11 का क्यूब माइनस 11, 11 का क्यूब 1331 माइनस 11 कितना? 1320। समझ आ रहा है? सोचना सिखाऊंगा ये। आप सोचो, रीजनिंग आसान लगता है, कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन लॉजिक को ढूंढना बहुत टफ काम होता है इसमें। तो वर्ग घन एकदम रटे रहोगे। अरे 7 लिखा तो 343 तो आपको सपने में भी दिख जाएगा। 7 कहीं भी लिखा देखोगे ना, इतना रीजनिंग पढ़ा दूंगा ये 6 चैप्टर को लेकर के, इतना रीजनिंग हो जाएगा इन 6 चैप्टर में कि 7 कहीं भी लिखा दिखा तो 343 तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा दिखने लग जाएगा खुद से। 7 कहीं पे भी लिखोगे ना तो अपने दिमाग में बोलेगा 343 भी है। इतना रटना पड़ेगा आपको। 7 देखे तो 343 ऐसा तुरंत दिखना चाहिए। सपने में भी कोई आपको 7 दिखा है तो 343 आपको दिखना चाहिए कि 343 भी दिखना है। तो अब ये चैप्टर बनेंगे आपसे, तब लुप्त पद बनेगा, तब सादृश्यता बनेगा, तब वर्गीकरण बनेगा आपसे। अरे देखे होगे आरक्षक में, नगर सैनिक में ये सब पूछा है यार। आरक्षक में तो सीधे सीधे 4 ठो ऑप्शन दे दिया, 4 ठो में से 3 ठो वर्ग हैं और 1 ठो वर्ग नहीं है, ऐसे प्रश्न भी आए। तो बहुत आसान है वो तो, लेकिन पीएससी वैसे प्रश्न नहीं पूछेगा, थोड़ा सा लेवल को तो मेंटेन रखेगा। तो अभी बस मैं चैप्टर्स की कहानी समझा रहा हूं। तो सादृश्यता में ऐसे प्रश्न भी आएंगे, ऐसे प्रश्न भी आएंगे अक्षरों पर। यहां पर ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। आर का अपोजिट क्या होता है? आई। पूरा याद कराऊंगा। तो एल का अपोजिट क्या होगा? ओ। और एम का अपोजिट एन। उत्तर क्या हो जाएगा? ओ एन। यहां पर मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है? लखनऊ हो जाएगा। ये प्रश्न है सादृश्यता के। समझ आ रहा है? पढ़ेंगे, बनेगा, देखना हर प्रश्न बनेगा, लेकिन उसके लिए अप्रोच पहले सीखेंगे। वर्गीकरण का चैप्टर जानते हैं क्या होता है? बताइए, वर्गीकरण क्या होता है? ये क्लासिफिकेशन, बताइए मेरे को, जानते हैं? इसके प्रश्न कैसे आते हैं बोलो यार? वर्गीकरण के प्रश्न कैसे आते हैं? क्लासिफिकेशन के प्रश्न क्या होते हैं? पहली बार सुन रहे हो क्या इस चैप्टर को यार? तो क्या होता है इसका प्रश्न? हाँ, विषम को पहचानिए, ऐसा प्रश्न देखे होंगे। 4 ऑप्शन देगा, समझ आ रहा है? 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा अलग को छाटिए। जैसे 4 ऑप्शन ऐसा दे देगा, वर्गीकरण में ऐसे प्रश्न आते हैं, लिख दिया 144, लिख दिया 196, लिख दिया 169, लिख दिया 226, बोलेगा विषम को पहचानिए। समझ आ रहा है? तो विषम को पहचानना होगा आपको, कौन सा इसमें से अलग है, तो उसमें भी लॉजिक ढूंढना है। अब इसमें प्रश्न संख्याओं को लेकर के भी आ जाएगा, अक्षरों को लेकर के भी आ जाएगा और शब्दों को लेकर के भी आ जाएगा। 3 वैरायटी का प्रश्न बनेगा। 4 संख्याएं लिख देगा, बोलेगा कौन अलग है बताओ। 4 शब्द लिख देगा, आलू टमाटर मूली प्याज, ऐसा लिख दिया मैं, आलू टमाटर मूली प्याज, कौन अलग है बोला? आलू टमाटर मूली प्याज। समझ आ रहा है? कौन अलग है पूछ लिया। 4 धातुओं में 3 धातु लिख दिया और एक क्या लिख दिया? मिश्र धातु। बोला चारों में कौन अलग है? तो आप बोलेंगे 3 ठो क्या है? धातु, और 1 ठो क्या है? मिश्र धातु। 4 शहरों के नाम लिखा जिसमें 3 क्या है? राजधानियां, और 1 केवल शहर है, राजधानी नहीं है, तो वो क्या है? अलग है। ऐसे प्रश्न आते हैं। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं वर्गीकरण। इधर से भी प्रश्न आए हैं बहुत सारे। समझ आया? वर्गीकरण। श्रेणी क्या होता है जानते ही हैं, ये तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है पूरे रीजनिंग का, सबसे ज्यादा खास। श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। श्रेणी, सीरीज, ये तो जानते होंगे क्या होता है। संख्याओं पर आता है श्रेणी और अक्षरों पर आता है। अब दिक्कत क्या है समझना इस चैप्टर को लेकर के। जैसे मान लीजिए मैं एक श्रेणी आपके सामने लिखता हूं, देखना, एक श्रेणी मैं आपके सामने लिखता हूं, ये
एक श्रेणी में आपके सामने लिखा इस प्रकार से, देखना ये श्रेणी में आपके सामने लिखा 3, 10, 29, 66, 127, 218 क्वेश्चन मार्क। यही तो प्रश्न होता है श्रेणी का। आया भी था अभी अमीन पटवारी में, हर एग्जाम में आता है यहां से प्रश्न। आरक्षक में 2-2, 3-3 प्रश्न आ गए थे। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जहां पे यहां से प्रश्न नहीं आएगा। पीएससी में 3-3, 4-4 प्रश्न आते हैं यहां से। अगला पद पूछ लिया। अब बच्चों के साथ दिक्कत क्या है ना, वो बुक पढ़ते हैं। अब बुक में इस प्रश्न को देखे और तुरंत पीछे पेज पलटाए। पीछे पेज पलटाए तो उनको क्या नजर आया, पीछे पेज पलटाए तो उनको ऐसा नजर आया कि ये 1 का क्यूब प्लस 2 है, ये 2 का क्यूब प्लस 2 है, ये 3 का क्यूब प्लस 2 है, ये 4 का क्यूब प्लस 2 है, ये 5 का क्यूब प्लस 2 है, ये 6 का क्यूब प्लस 2 है, ये 7 का क्यूब प्लस 2। उत्तर कितना आ जाएगा? 345। बुक का पेज पलटाए, देखे लॉजिक, ऐसा लॉजिक मिला, ठीक है बोल करके अगले प्रश्न में आ गए। तो ठीक है, वहां पे तो समझ में आ रहा है। अब लॉजिक ही आपने देख लिया तो फिर ठीक है के अलावा क्या ही बचा है आपके लिए। लॉजिक ही आपने देख लिया। लॉजिक ही अगर मैं आपको बता दूंगा कि ये 1 का क्यूब प्लस 2 है, ये 2 का क्यूब प्लस 2। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 1 प्लस 2 कितना? 3। 2 का क्यूब कितना? 8। 8 प्लस 2 कितना? 10। ये कितना? 27 और 2 29, 64 और 2 66, 125 और 2 127, 216 और 2 218। तो 7 का क्यूब 343 और 2 कितना? 345। बुक में देखा आपने, ऐसा लॉजिक मिला, आप सेटिस्फाइड होकर के आगे बढ़ गए। अब एग्जाम में प्रश्न आया तो आप सोच ही नहीं पा रहे हो। ये अप्रोच खुद से अगर सोच पाते तो मैं मानता कि चलो आप सही जा रहे हो, लेकिन आप बुक के पीछे पेज पे अप्रोच को देख करके सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मतलब रीजनिंग कभी नहीं बनेगा आपसे। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, प्रश्न बहुत टफ आए। तो मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा। ये सब अपन को करना ही नहीं है, ये एग्जाम में सोच ही नहीं पाएंगे आप। ध्यान से समझना, ये जो ऊपर में लिखा है ना लॉजिक, ये एग्जाम में कभी आप सोच ही नहीं पाएंगे। ये कभी नहीं आएगा दिमाग में आपके एग्जाम में। इतना प्रेशर में कहां ये सब सोच पाएंगे। तो मैं आपको रीजनिंग में जब श्रेणी पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा अप्रोच। अप्रोच के लिए आप पहले इसको पहचानेंगे। पहचानेंगे तब समझ में आएगा कि ये सीरीज कौन सा है, डिफरेंस का, अंतर का। अंतर का सीरीज है तो ऐसे अंतर अंतर खेलेंगे बस आप। अंतर कितना? 7। अंतर कितना? 19। ऐसे अंतर अंतर खेलेंगे। अंतर 37। अंतर कितना? 61। ऐसे अंतर अंतर खेलेंगे। 91। ये वाला अंतर मेरे को मिल जाए सर तो मैं ये वाला पद बता डालूंगा। 3 में 7 जोड़ के 10 आ रहा है, 10 में 19 जोड़ के 29, 29 में 37 जोड़ के 66, 66 में 61 जोड़ के 127, 127 में 91 जोड़ के 218। तो ये वाला पद अगर को मेरे को मिले ना सर, बता दूंगा ये। अब इसको देखा मैं, इसमें कुछ लॉजिक पकड़ में आया क्या? नहीं। फिर से डिफरेंस डिफरेंस खेला। कितना डिफरेंस? 12। ये कितना? 18। ये कितना? 24। ये कितना? 30। ये वाला मिल जाए सर तो काम खत्म। ये वाला मिलेगा क्या? 12, 18, 24, 30। तो अगला क्या होगा? 36 मिल गया सर ये वाला। अब ये 36 मिला सर, ये अगर 36 मिला तो ये मिलेगा। कैसे मिलेगा? 91 में 36 जोड़ा, कितना आया? 127। ये मिल गया तो 218 में 127 जोड़ा, कितना आएगा? 345। समझ आ रहा है? ये तरीका होगा पढ़ने का आपका। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल आपको पूरी पिक्चर बता रहा हूं रीजनिंग की। समझ आ रहा है? ये तरीका होगा। इस तरीके से जाएंगे तो प्रश्न बनेगा ही। आप श्रेणी पढ़ के देखना मेरे से, आपसे श्रेणी का हर एक प्रश्न बनेगा, क्योंकि आप श्रेणी को जियोगे कि एक्चुअल में श्रेणी का लॉजिक क्या है, डिफरेंस का श्रेणी है कि मल्टीप्लीकेशन का, ये आपको समझ में आएगा। लगता आसान है रीजनिंग, वही समझा रहा हूं। रीजनिंग आसान नहीं है, तभी नहीं बना पिछले बार का पेपर लोगों से। मेंस का पेपर खास करके नहीं बना है लोगों से। कहां नंबर ला पाए हैं लोग मेंस में? मैथ्स और रीजनिंग वाले पेपर में उसी में बाहर हुए हैं लोग, क्योंकि श्रेणी के प्रश्नों को रैंडम ऐसा सोचते हैं देख करके कुछ लॉजिक पकड़ में आ जाए। देख करके कुछ लॉजिक पकड़ में नहीं आएगा। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसा लॉजिक भी आप पकड़ेंगे, क्योंकि आप वर्ग घन इस पे बहुत अच्छा तरीके से काम करेंगे। तो ऐसे लॉजिक्स को भी आप देखेंगे, ऐसे लॉजिक्स भी आप सीखेंगे, लेकिन आपको ऑल्टरनेट बताऊंगा जहां से आप उत्तर तो निकाल के ही आओगे। केवल डिफरेंस डिफरेंस खेला, देखो ना, तुरंत 7 आएगा सर, 19, 37, 61, 91, ये मिल जाए तो अपना काम खत्म। ये वाले को देखा, नहीं समझ में आया कुछ, फिर से डिफरेंस 12, 18, 24, 30, तो ये मिल गया 36, ये 36 तो ये कितना? 127, ये 127 तो ये कितना? 345। खत्म हो गया। देखो, ये व्यवहारिक तरीका है जहां से आप उत्तर ला पाओगे। ये वाले तरीके से 2 सेकंड के लिए खुशी मिलेगी आपको कि आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में नहीं बनेगा आपसे।
अब पढ़ाने वाले दिक्कत यही करते हैं, पढ़ाते समय बोलते हैं ये चैप्टर पढ़ने लायक है नहीं, इनमें क्या ही है यार, लॉजिक ढूंढना है, एग्जाम में देख लेना, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो किसी से नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी है यार, पढ़ाने वाले यही बोलते हैं इन चैप्टर्स को लेके यार। और मेरे जितने बैचेस चलते हैं शुरू के 6 चैप्टर पे ही काम कराता हूं सबसे शुरू में, क्योंकि ये 6 चैप्टर खत्म तो आपका सरदर्द खत्म हो जाता है रीजनिंग को लेकर के। अब देखो ना, पढ़ाने वाला ऐसा पढ़ा दिया आपको कि ऐसा होगा, आपको भी लगा होगा ठीक है, लेकिन आप उस चीज को एग्जाम में सोच पा रहे हैं कि नहीं, वो मैटर कर रहा है, नहीं सोच पाएंगे आप उस चीज को। समझ आ रहा है? तो ये सब अप्रोच आगे चल के पढ़ेंगे अपन, आगे चल के बताऊंगा कैसे पहचाने कि ये सीरीज डिफरेंस का है, और कोई सीरीज आए तो कैसे पहचाने कि वो सीरीज मल्टीप्लीकेशन का है, सारी बातें सीखेंगे। बस अभी मैं थोड़ा कहानी बता रहा हूं आपको, समझ आए? चारों चैप्टर में क्वेश्चन कैसे रहेंगे। कोडिंग डिकोडिंग तो जानते ही होंगे, कोडिंग डिकोडिंग में तो भरपूर प्रश्न मिलेंगे आपको, इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है देखा जाए तो, लेकिन तरीका बताऊंगा जिससे प्रश्न करके ही आएंगे आप। समझ आ रहा है? इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। चाइनीज कोडिंग करके भी एक इसमें टॉपिक आता है, चाइनीज कोडिंग, पूरा स्टेटमेंट दिया रहता है, उसका कोड लिखा रहता है, वैसा प्रश्न भी आएगा। काले को सफेद कहा जाए, सफेद को लाल, लाल को पीला, पीला को नीला, तो रक्त का संबंध, रक्त का रंग कैसा है, ये सब छोटे मोटे प्रश्न इसमें भी आते हैं। तो बहुत सारे वैरायटी के, अलग अलग वैरायटी के प्रश्न आएंगे, करेंगे उसको अपन। कोड को डिकोड करना है, ये मान के चलिए बस, आप कोड को आपको डिकोड करना है, कोड को डिकोड देखेंगे आगे चल के। अंग्रेजी वर्णमाला सांकेतिक भाषा से ही मिलता जुलता प्रश्न है, सांकेतिक भाषा से ही मिलता जुलता है ये। जैसे बोल देगा कि ये कोई शब्द दे दिया मैं, इस शब्द के अक्षरों का यूज करके इनमें से कौन सा शब्द बना सकते हो, कौन सा शब्द नहीं बना सकते। इस शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा वैरायटी आएगा। 5-6 शब्द आपको दे देगा, मेंस में बहुत सारे प्रश्न आए थे पिछले बार, 5-6 शब्द आपको दे देगा और बोलेगा इनको अंग्रेजी की डिक्शनरी के हिसाब से जमाइए। क्या सीक्वेंस होगा अंग्रेजी की डिक्शनरी में, इनका शब्दकोश में जमाइए, इन 5 शब्दों को जमाइए, पहले कौन बाद में कौन, ये सब इसमें पढ़ेंगे आप अंग्रेजी वर्णमाला में। 6 चैप्टर हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कम से कम प्री में 5 प्रश्न और मेंस में 25 प्रश्न, अगर सीजीपीएससी का एग्जाम है तो इससे ज्यादा भी मिल जाएगा आपको, 30 प्रश्न तक मिल सकता है, यहां से 30 प्रश्न तक बोल रहा हूं अगर सीजीपीएससी ले रहा है तो। पिछले बार ही आया था यार इन चैप्टर से 25-30 प्रश्न, तो पिछले बार ही आया था। क्लियर हुए 6 चैप्टर पूरे? ये तो समझ आया ना किसमें क्या करना है, एक पिक्चर तो समझ में आ रहा है कि इसमें ये काम करना है, इसमें ये काम करना है। इसके बाद देखो और क्या क्या चैप्टर हैं। अभी मैं प्री ओरिएंटेड लिख रहा हूं, जो प्री और मेंस दोनों में आएंगे। 7वां चैप्टर देखो क्या है। 7वां चैप्टर जो है ये गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जानते हैं क्या होता है? ये तो जानते हो यार, नाम नए नए लग रहे हैं, प्रश्न बताओगे तो याद आ जाएगा। रीजनिंग के साथ यही है, प्रश्न बताओगे अभी कि ऐसा आता है तो याद आ जाएगा, नाम से याद नहीं आ रहा है। क्या प्रश्न आता है इसमें गणितीय संक्रियाएं में, क्या प्रश्न आता है नहीं पता? आरक्षक दिए थे क्या? नहीं दिए थे? अमीन पटवारी दिए थे? पहला एग्जाम है क्या आपका ये? पिछले बार ऐसा ही दिए थे तो वहां पे तो आया था प्रश्न। हाँ पिछले बार एक प्रश्न आया था यहां से, ऐसा ही प्री में भी। यदि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए, गुणा को भाग, भाग को गुणा, तो निम्न व्यंजक का हल निकालो। वी बॉड मास रूल लगाना होता है उसमें। कौन से 2 चिन्हों को बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? ये सारे प्रश्न आते हैं गणितीय चिन्हों को लेकर के, गणितीय संक्रियाओं में। इसके बाद अगला जो चैप्टर है, अगला जो चैप्टर है, 2 चैप्टर लिख रहा हूं, एक रैंकिंग, पिछले बार रैंकिंग से भी प्रश्न आया है सब इंस्पेक्टर प्री में। एक है दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये सब चैप्टर से तो फैमिलियर होंगे। पीएससी का एक और पसंदीदा चैप्टर है आपका दिशा ज्ञान परीक्षण। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे पीएससी ने दिशा ज्ञान परीक्षण से प्रश्न नहीं पूछा है, ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। एक पूरा समरी देकर के एक एक 2-2 प्रश्न पूछता है। दिशा ज्ञान परीक्षण तो जानते होंगे, उत्तर की ओर निकले, बाएं घूमे, दाएं घूमे, बाएं घूमे, दाएं घूमे, तो कौन सी दिशा में जा रहे हो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताओ, यही सब प्रश्न। रैंकिंग भी जान रहे होगे, किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से इतना है तो दाएं से कौन सा होगा,
राम बाईं और 2 स्थान खसक जाता है, दोनों अपना जगह को बदल लेते हैं, दोनों के बीच में ये बैठा है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उसको बोलते हैं रैंकिंग। इसी में कवर होता है ऑर्डर रैंकिंग, ये इससे बड़ा, ये इससे छोटा, ये इससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, जमाइए सबको, उस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं रैंकिंग में। इसके बाद रक्त संबंध जानते हैं क्या होता है, ये ब्लड रिलेशन जानते हैं, ये तो प्रश्न इधर से आता ही है। रक्त संबंध, ए का संबंध बी से क्या है, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, इस प्रकार से संबंध आपको देगा और आपको पूरा उस फैमिली रिलेशन को देखना है। 10 चैप्टर हो गए, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। इधर से हर चैप्टर से एक प्रश्न का संभावना तो है, हर चैप्टर से बोल रहा हूं एक प्रश्न का संभावना, लेकिन लिमिटेड प्रश्न है, 10 ही प्रश्न आने हैं, तो कोई ना कोई चैप्टर तो स्किप होगा इधर पे, 10 ही प्रश्न आने हैं। आगे देखिए और चैप्टर लिखता हूं मैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर में पासा बहुत इंपॉर्टेंट, वेन आरेख बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, वेन आरेख, पासा और वेन आरेख। पासा जानते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं, खुला पासा, बंद पासा। वेन आरेख में कैसे प्रश्न बनते हैं, 3 शब्द आपको दे देगा, 3 शब्द आपको दे दिया, जैसे मैं आपको दे दिया शिक्षक, मैं आपको दे दिया 3 शब्द, आपको दे दिया शिक्षक, स्नातक और मनुष्य। पिछले बार एक प्रश्न आया था यहां से भी, शिक्षक, स्नातक और मनुष्य, मैं बोला इन 3 शब्दों में कैसा वेन डायग्राम बनेगा, बनाइए। ऑप्शन दे देगा कि ऐसा बनेगा, ये देखिए, ऑप्शन दे देगा ऐसा बनेगा, ये देखिए, इस प्रकार से ऑप्शंस दे देगा, ये देखिए, ऑप्शन दे देगा ऐसा बनेगा, ये देखिए, इस प्रकार से ऑप्शंस दे देगा आपको, ये देखिए ऐसा दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि ऐसा बन रहा है, ये देखिए, कुछ भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, ये देखिए ऐसा दे दिया, कुछ भी दे सकता है। पिछले बार एक प्रश्न भी यहां से आया था, 3 शब्द देकर के आपको बोलेगा कि इन 3 शब्दों में वेन डायग्राम कैसा बनेगा। इसके अलावा एक और वैरायटी का प्रश्न वेन डायग्राम से ऐसा आता है, इस प्रकार से 2-3 आकृतियों को मर्ज कर देगा और बोलेगा कौन सा केवल त्रिभुज में है, कौन सा केवल चतुर्भुज में है, कौन त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों में है। तो वेन डायग्राम में इस 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 2 वैरायटी के। इसका उत्तर क्या बताओगे, बताओ तो, क्या बताओगे, सी, डी, डी, ये क्या शिक्षक में कुछ ही लोग मनुष्य होते हैं क्या, बाकी क्या होते हैं, मनुष्य से बाहर कुछ और होता है क्या, जानवर। सी आएगा, बताऊंगा आगे चल के, सी आएगा, सी। शिक्षकों में सारे शिक्षक मनुष्य होते हैं कि नहीं होते हैं यार, होते हैं ना यार। स्नातकों में सारे स्नातक मनुष्य ही तो होते हैं, जानवर थोड़ी स्नातक करते हैं। और शिक्षक और स्नातक में कुछ शिक्षक स्नातक और कुछ शिक्षक स्नातक नहीं, जैसे डीएड वाले लोग को देखो ना यार, शिक्षक हैं लेकिन स्नातक हैं क्या, नहीं है। शिक्षकों में कुछ शिक्षक क्या है, स्नातक, और कुछ शिक्षक स्नातक नहीं है। स्नातकों में कुछ स्नातक क्या है, शिक्षक, जैसे कि मैं, और कुछ स्नातक ऐसे हैं जो शिक्षक नहीं है, जैसे कि आप लोग। समझ आ रहा है। तो ऐसे करके पढ़ेंगे, 3 प्रकार के डायग्राम बनेंगे, तीनों के बारे में कंडीशन पूरा रटवा दूंगा कि क्या क्या देखना है, आराम से बनेगा ये, चिंता मत करो, अभी बस समझते चलो क्या क्या है आपके सिलेबस में। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। पासा से संबंधित एक टॉपिक है घन और घनाभ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख सकते हैं, घन और घनाभ पासा से संबंधित टॉपिक है ये। घन को काटेगा, रंग करेगा, बोलेगा कितने सतह, एक ही सतह रंगीन वाले कितने घन हैं, 3 सतह रंगीन वाले कितने घन हैं, उस प्रकार के प्रश्न। एक और लिखा है आपके सिलेबस में, असमानता की जांच, असमानता की जांच, इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी। असमानता की जांच मतलब टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, सुने ये चैप्टर, असमानता की जांच सबसे आसान चैप्टर है पूरे रीजनिंग का। बताओ कैसा प्रश्न आता है, बताओ, असमानता की जांच, वो तो वर्गीकरण हो गया, वो तो क्लासिफिकेशन। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी बताओ यार, बहुत पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, चैप्टर भी नहीं पता है। नहीं, चित्र आएगा ही नहीं इसमें, चित्र रहेगा ही नहीं इसमें। नहीं, ये सब देखियो क्या, ऐसा पीएससी एक बार 5 प्रश्न पूछा था यहां से, एक ही पेपर में 5 प्रश्न, ऐसा देखियो क्या, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये चिन्हों को लेकर के प्रश्न आता है।
कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न इन चिन्हों को लेकर के आते हैं असमानता की जांच में। कथन दिया रहेगा और निष्कर्ष, कथनों को देख करके निष्कर्ष को चेक करना है, कौन से निष्कर्ष सही है कौन से गलत हैं। इसको बोलते हैं असमानता की जांच। जैसे कथन दे दिया मैं ऐसा, ये देखो कथन इस प्रकार से दे दिया मैं, इस प्रकार से, ये देखो ये ऐसे कथन में लिख दिया, इस प्रकार से ऐसे कथन में लिख दिया एक। फिर मैं निष्कर्ष बोला, बताओ ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी सही है कि गलत, ऐसा पूछूंगा मैं आपसे। इसी को बोलते हैं असमानता की जांच। बहुत आसान है, एक तरीका बताऊंगा, ट्रिक है, खत्म हो जाएगा। ये सब चैप्टर में ट्रिक है, खत्म हो जाएंगे ट्रिक से। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला चैप्टर देखता हूं मैं क्या है। अगले चैप्टर में एक आता है शब्दों का तार्किक क्रम, ये थ्योरी वाला पोर्शन है पूरा। शब्दों का तार्किक क्रम मतलब शब्दों को एक तार्किक क्रम में जमाना, शब्दों का तार्किक क्रम थ्योरी वाला पोर्शन है ये, शब्दों का तार्किक क्रम। जैसे 5 शब्द आपको दे दिया मैं, जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पहले क्या जारी होता है, विज्ञापन, फिर क्या होता है परीक्षा, लिखित परीक्षा, उसके बाद क्या होता है साक्षात्कार, समझ आ रहा है, उसके बाद क्या होता है परिवीक्षा अवधि चलता है आपका। तो ऐसे 4-5 शब्द आपको दे देगा और बोलेगा इनको जमाइए, एक लॉजिकल सीक्वेंस में जमाइए, पहला कौन सा चरण, उसके बाद कौन सा चरण, उसके बाद कौन सा चरण। जैसे अपनी अवस्था जो है, बचपन की अवस्था को क्या बोलते हैं, फिर युवा अवस्था को क्या बोलते हैं, ऐसे करके 4-5 शब्द आपको देगा और उनको एक सीक्वेंस में जमाना है। थ्योरी पोर्शन है ये पूरा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिगर्स को लेकर के कुछ चैप्टर्स हैं, फिगर्स को लेकर के ध्यान से समझना। जैसे आकृतियों की गिनती, ये जानते ही होंगे आप, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर्स जानते हैं, त्रिभुज काउंट करो, वृत्त काउंट करो, वर्ग काउंट करो, आयत काउंट करो, सरल रेखाएं काउंट करो। तो आकृतियों की गिनती, आकृतियों को पूर्ण करना, आकृतियों को पूर्ण करना, इसको बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर। 2 प्रश्न आए थे इसके पिछले बार, 10 में से सोचो, 10 में से 2, आकृतियों को पूर्ण करना। आकृतियों को पूर्ण करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक आकृति का 75% पोर्शन दे देगा आपको, इधर ड्रॉ कर देगा कुछ कुछ और ये वाला पोर्शन पूछेगा क्या होगा। तो तीनों पोर्शन को देख करके आपको अंदाजा लगाना है कि ये वाले पोर्शन पे क्या डायग्राम बनेगा। इसी को बोलते हैं आकृतियों को पूर्ण करना। 2 प्रश्न आए थे यहां से, 2 प्रश्न। एक होता है छिपी आकृति ज्ञात करना, इंबेडेड फिगर, छिपी आकृति ज्ञात करना, छिपी आकृति ज्ञात करना, इंबेडेड फिगर। एक प्रश्न यहां से भी आया था पिछले बार सब इंस्पेक्टर में, प्री में। छिपी आकृति ज्ञात करने का मतलब जैसे एक आकृति में दे दिया आपको ऐसी, ये देखिए एक आकृति में आपको इस प्रकार से दे दिया, इस प्रकार से, और मैं बोला ये आकृति कौन से फिगर में हिडन है, छिपी हुई है, बताओ। समझ पा रहे हैं, पिछले बार एक प्रश्न ये आया था, सेम यही फिगर था, ये फिगर इनमें से किस फिगर में छिपा हुआ है, हिडन है, एम्बेडेड फिगर बोलते हैं इसको, छिपी आकृति ज्ञात करना। और क्या आता है देखो फिगर में, आकृतियों में संबंध देखना, आकृतियों में संबंध देखना, जो एनालॉजी अपन देख रहे थे सादृश्यता, उसी को फिगर में देखना। मतलब इस फिगर का रिलेशन इस फिगर से है, तो फिर इस फिगर का रिलेशन किस फिगर से होगा, समझ आ रहा है। आकृतियों में संबंध देखना, एनालॉजी किसमें, आकृतियों में। इसके बाद आप देखेंगे एक और चैप्टर आता है आकृतियों में श्रेणी, आकृतियों में श्रेणी, सीरीज। मतलब इस फिगर के बाद ये फिगर आया, इस फिगर के बाद ये फिगर आया, तो अगला फिगर अब कौन सा आएगा। एक सीक्वेंस में फिगर चेंज होते जा रहा है, एरो ऐसा था फिर ऐसा हो गया फिर ऐसा हो गया, तो अगले में एरो कैसा हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। आकृतियों में सीरीज, श्रेणी। इसके बाद एक आता है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ये तो बहुत आसान सा है, ये तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, बोलेंगे तो अभी खत्म हो जाएगा, ये ऐसा चैप्टर है। समझ आ रहा है, एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, वही लगाना है आपको। व्यवहारिक तौर पे तो देखेंगे ही जब पढ़ेंगे, तो 10 सेकंड का है, 10 सेकंड का है देखा जाए तो। रफ पेपर में ऐसा कर लेना, दर्पण प्रतिबिंब बोला तो ये कर देना, जल प्रतिबिंब बोला तो ये कर देना, खत्म हो जाएगा चैप्टर ये पूरा। अभी तो आया था आरक्षक में एक प्रश्न, यहां से एक प्रश्न शायद आया था, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब से एक प्रश्न आया था। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब मिरर इमेज और जल प्रतिबिंब का मतलब वाटर इमेज। अब जल प्रतिबिंब का मतलब वाटर से कुछ नहीं है ना यहाँ पे, कि जल होगा पानी होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
दर्पण प्रतिबिंब का मतलब कोई फिगर बनाए और मिरर को ऐसा रख दिए हो, देखो ऐसा, समझ पा रहे हैं? दर्पण प्रतिबिंब का मतलब फिगर के सामने मिरर को ऐसा रखे हो, मतलब मिरर को कैसा रखे हो, वर्टिकल। जैसे आप मिरर देखते हैं सुबह रेडी होते समय, तो वो कैसा केस है, वर्टिकल केस है। मिरर मेरे सामने ऐसा रखा है, देखो ऐसा, मिरर मेरे सामने ऐसा रखा है, मैं मिरर को देख रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, दर्पण प्रतिबिंब। मिरर में मेरा जो इमेज बन रहा है ये क्या कहलाएगा, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। समझ आ रहा है? तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब मिरर कैसा रहेगा, वर्टिकल, ऐसा ऐसा रहेगा। और जल प्रतिबिंब का मतलब मिरर कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल। जैसे मान लो ये फर्श में जो टाइल्स बिछा है ना, इस टाइल्स की जगह क्या है, मान लो मिरर है, और आप खड़े हो जाओ उसमें। समझ आ रहा है? इस पूरे फ्लोर पे क्या है, मिरर लगा हुआ है। मॉल वगैरह में देखे हो ना, अरे मॉल वगैरह में मिरर पे चलते हो ना कभी कभी आप, तो ये मान लो पूरा मिरर बिछा हुआ है, मिरर में आप ऐसे खड़े हो गए हैं, अब मिरर में आपका इमेज बनेगा ना नीचे साइड, वही क्या कहलाएगा, जल प्रतिबिंब कहलाएगा। तो मिरर अगर ऐसा वर्टिकल तो मिरर इमेज, और ऐसा हॉरिजॉन्टल तो वाटर इमेज। समझ आ रहा है? आप नोटिस किए क्या, ऐसा फ्लोर पे मिरर लगा हुआ है, पूरा बिछा हुआ है, मिरर पे कभी खड़े हुए होगे, देखे होगे, तो ऐसा आपके पैरों से पैर निकलते हुए एक तो इमेज बनता है, नोटिस किए हो? पैर से पैर चिपकते हुए ऐसा एक तो इमेज निकल जाता है। समझ आ रहा? पैर से पैर ऐसा चिपका रहता है, जैसे जूते का ये सोल है मान लो ये, तो ऐसे जूते का सोल ऐसा लग करके ऐसे करके एक इमेज फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं वाटर इमेज। समझ आ रहा है? और मिरर इमेज का मतलब मिरर ऐसा वर्टिकल है, मॉल में जब आप ड्रेसिंग रूम में या ट्रायल रूम में आप रेडी होते हो, तो मिरर जो लगा है जिसको आप देख रहे हैं वो क्या है, मिरर इमेज है। तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब दर्पण कैसा रहेगा, वर्टिकल, और जल प्रतिबिंब का मतलब दर्पण कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल। तुरंत खत्म हो जाएगा, ये 10 मिनट में खत्म है चैप्टर। ये चैप्टर ऐसे हैं, ये पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, समय नहीं लेंगे, दिखने में बड़े दिख रहे हैं, बता रहा हूं ना, ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। अभी खत्म कर दूंगा, देखना इस चैप्टर को 10 मिनट में पूरा खत्म, ये चैप्टर ही पूरा। समझ आ रहा है? तो ऐसे कुछ ट्रिक्स भी हैं जो इधर पे काम आ जाएंगी, अभी बताऊंगा, देखना इसको थोड़ा बताऊंगा ये कैसे खत्म होगा। ये 21 चैप्टर हो गई है, प्री के लिए इतना पढ़ लो, बहुत है। समझ आ रहा है? प्री के लिए इतना पढ़ लीजिए आप। और कोई चैप्टर आपको याद आ रहा है क्या? 2 चैप्टर और लिख रहा हूं मैं, घड़ी कैलेंडर, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम ले रहा है पीएससी, इसीलिए मैं ये 2 चैप्टर और लिख रहा हूं। उम्मीद कम है मेरे को कि पूछेगा क्योंकि 10 ही प्रश्न आने हैं, तो कहां कहां से प्रश्न निकालेगा वो। तो घड़ी कैलेंडर व्यापम के सिलेबस में नहीं रहता है जनरली, ये जो सिलेबस लिखा है ना व्यापम ने, ये देखिए इसमें घड़ी कैलेंडर कहीं पे लिखा नहीं रहता है। तो उम्मीद तो मेरे को नहीं है कि घड़ी कैलेंडर से प्रश्न पूछेगा, लेकिन पीएससी एग्जाम ले रहा है, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा है चिंता कि घड़ी कैलेंडर को थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। घड़ी कैलेंडर से प्रश्न उम्मीद कम है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, भरोसा नहीं रहता पीएससी का, पूछ ले तो। इतने चैप्टर पढ़ने हैं आपको प्री के लिए, समझ आए? इतने चैप्टर्स हैं, क्लियर हो पा रहा है? अब बात करें मेंस में क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। इतना तो पढ़ना ही है मेंस में भी, जितना मैंने लिखा है ये सबको मेंस में भी पढ़ना है, जितना मैंने लिखा है। एक्स्ट्रा में मेंस में क्या क्या पढ़ना है, जिसको प्री के बाद पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना। एक्स्ट्रा में ये सब पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। न्याय निगमन, पिछले बार 5-6 प्रश्न आया था यहां से। न्याय निगमन सुने हैं क्या इस चैप्टर को? सुने इस चैप्टर को, न्याय निगमन? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली शेर हैं, कोई शेर चूहा नहीं है, ऐसे कथन दिए रहते हैं, और उसके बाद निष्कर्ष। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, बहुत कंफ्यूजिंग है। 5-6 घंटा लगता है इसको पढ़ाने में, कम से कम मेरे को, कम से कम 6 घंटा तो मिनिमम लगता है, तब जाके सारी कंडीशंस कवर होती हैं। और 2021 का पेपर पीएससी का देख लेंगे तो वो फिर दीपक कुमार जैसा बुक का लेवल ही खत्म है इसमें। दीपक कुमार की बुक में वो प्रश्न मिलेगा ही नहीं आपको। 2021 में जो प्रश्न पीएससी ने पूछा था, 2 प्रश्न यहां से। जैसे आप तो ऐसा पढ़ते हैं ना, कुछ ए बी है, ऐसा पढ़ते हैं आप, कुछ ए बी है, ऐसा स्टेटमेंट देखे हैं? लेकिन पूछा क्या था, केवल कुछ ए बी है, ऐसा स्टेटमेंट दिया था। केवल कुछ ए बी है, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था। सम ए आर बी, ये तो आप पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न क्या दे दिया था, ओनली अ फ्यू ए आर बी। क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ ए बी है और केवल कुछ ए बी है, दोनों में क्या फर्क लग रहा है? कुछ ए बी है और केवल कुछ ए बी है, क्या फर्क लग रहा है दोनों में? स्पेसिफिक नीचे में बोल रहा है कुछ ही ए बी। हाँ, मतलब समझाओ उसको, आप तो हिंदी पढ़ रहे हो, आप तो एकदम ऐसा उसको
केवल बोल दिया है, बोला तो है केवल, मैं भी जान रहा हूं, मैं ही लिखा हूं उसको, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये पूछ रहा हूं मैं। ये पूछा 2021 में, पीएससी पेपर लेगा, थोड़ा सा तैयारी ढंग से कर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत ये है कि राकेश यादव, दीपक कुमार ये सब पढ़ के बैठे हैं, उधर से कुछ आ ही नहीं रहा है। सब कुछ कवर करूंगा, देखना, नोट्स प्रॉपर बनाना। 6.5 घंटे का अमीन पटवारी का मैराथन लिया था, देखना 18 प्रश्न बनाए हैं बच्चे उसको देख करके, 18-17 प्रश्न बना दिए हैं केवल 6.5 घंटे के मैराथन को देख करके। पूरा उसमें मैंने अप्रोच ही बताया है। 6.5 घंटे का क्लास लिया था मैंने रीजनिंग का, रिविजन क्लास एक, 17-18 प्रश्न बना के आए बच्चे, जो शिक्षक भर्ती वाले बैच वाले हैं, जो कभी जीवन में रीजनिंग नहीं पढ़े हैं, उस मैराथन को देख करके, क्योंकि पता है कि रीजनिंग में कहां से प्रश्न आएंगे। पूरा अप्रोच सिखाया था वहां पर, 2-2 प्रश्न हर चैप्टर से करा कर, लेकिन पूरा अप्रोच बताया था। 6.5 घंटे में 25-30 प्रश्न कराया था बस, लेकिन हर चैप्टर से 2 प्रश्न ऐसे उठाए थे मैंने। क्या फर्क है बताओ, किसी को पता है क्या? कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है। अच्छा, एक स्टेटमेंट और आ गया था, केवल ए बी है, ये देखो और खतरनाक हो गया, केवल ए बी है, ओनली ए इज बी, केवल ए बी है, ये क्या हो गया? कुछ ए बी है, बस इसको अपन जानते हैं सर दीपक कुमार में दिया है ये दोनों स्टेटमेंट दीपक कुमार की बुक में दिया ही नहीं। परफेक्ट रीजनिंग का बुक उठाएंगे दीपक कुमार का, तो ये दोनों स्टेटमेंट मिलेगा ही नहीं पीएससी ने। लेकिन 2021 में यहां से 2 प्रश्न पूछे थे, कराऊंगा आगे चल के, प्री के बाद पढ़ेंगे इसको, लेकिन अपन प्री के बाद, प्री में नहीं आएगा, ये बड़ा टॉपिक है, समय लेगा, प्री के बाद पढ़ेंगे इसको। इसी प्रकार और देखिए और क्या क्या है प्री के बाद पढ़ने वाला। बैठक व्यवस्था, ये तो सुने होंगे, बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब एक सर्कुलर मेज में बैठा देगा आपको, एक वर्गाकार मेज में बैठा देगा आपको, और कैसे बैठा देगा, एक पंक्ति में बैठा देगा आपको, 2 पंक्ति में आमने सामने बैठा देगा, कैसे भी बैठा सकता है। सेंटर की ओर फेस, सेंटर के बाहर की ओर फेस, उत्तर की ओर फेस, दक्षिण की ओर फेस, बहुत वेरिएशन लाएगा। इधर से भरपूर प्रश्न आए थे पिछले बार के मेंस में, भरपूर प्रश्न और बड़े बड़े प्रश्न आए थे, इन्हीं सब में बच्चे उलझे रह गए थे। ये चैप्टर है आपका। एक है पहली परीक्षण, पहली परीक्षण, पजल टेस्ट बोलते हैं इसको, पहली परीक्षण। पहली परीक्षण में क्या होगा, एक पूरा पजल दिया रहेगा आपको, एक पूरा पजल, उस पजल को क्या करना है, सॉल्व। 7 लोग हैं, अलग अलग शहर में रहते हैं, अलग अलग प्रोफेशन है उनका, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई रायपुर में, कोई बिलासपुर में, ऐसे करके दे देगा आपको। कुछ कंडीशंस देगा और कुछ आपको खुद से दिमाग लगा के निकालनी है, और आपको बताना है फाइनली कौन कहां रहता है और किसका प्रोफेशन क्या है। बॉक्स पजल आता है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स जमे रहते हैं। फ्लोर पजल, ऐसे फ्लोर लाइन से रहते हैं, किसी में इंजीनियर, किसी में डॉक्टर, किसी में सीए, किसी में टीचर, ऐसे रहते हैं लोग। जमाना है किस फ्लोर पे कौन रहता है, किसका प्रोफेशन क्या है, उसको बोलते हैं पहली परीक्षण। एक है आव्यूह, सुने हैं क्या ये, मैट्रिक्स। एक प्रश्न आया था पिछले बार, एकदम सिंपल सा, ये तो 10 मिनट का चैप्टर है, ये बहुत सिंपल सा है, आव्यूह। इसके अलावा कथन, निष्कर्ष, कथन, कार्यवाही, ये सब चैप्टर भी प्री में नहीं आएगा। कथन निष्कर्ष हो गया, कथन कार्यवाही हो गया, कथन पूर्व अवधारणा हो गया, ये सब जो चैप्टर हैं ये सब भी मेंस में ही आएंगे, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा है। इसके अलावा एक आता है पीएससी का पसंदीदा चैप्टर है, बहुत पसंदीदा, आंकड़ा निर्णय, आंकड़ा निर्णय, डेटा सफिशिएंसी। ये क्या होता है पता है, पूरी एक कहानी दी होती है आपको, पूरी एक कहानी लिखी होती है, पूरा एक कहानी दे देगा कि किसी कॉलेज में एमबीए में एडमिशन के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं, उसके बाद शर्तों में ये छूट हैं, एक पूरा पेज का कहानी। उसके बाद आपको एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का पूरा बायोडेटा बताएगा और बोलेगा इसके साथ क्या होगा, इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि मामला यहां जाएगा, मामला वहां जाएगा। आसान है, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न रहता है ना कि बच्चे उस प्रश्न के लेंथ को देख के ही छोड़ देते हैं। और पीएससी मेंस में गारंटीड यहां से प्रश्न पूछेगा। देखना, पीएससी हो ही नहीं सकता कि 70-80 प्रश्न पूछने हो पीएससी को और यहां से प्रश्न ना बनाए, 3-4 प्रश्न बनाएगा यहां से। आसान चैप्टर है, बहुत आसान है, कराऊंगा इसको प्री के बाद। आंकड़ा निर्णय बोलते हैं इसको। घड़ी कैलेंडर को भी देखा जाए तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर भी मैं कोशिश करूंगा प्री के पहले करा दूं घड़ी को भी और कैलेंडर को भी। मेंस में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको अलग से कवर करने हैं। देखिए ये टॉपिक्स बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन ये
घड़ी और कैलेंडर को भी इसी में मिला लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों प्री के पहले हो जाएं, लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि वहां से प्रश्न आएगा। ये देखिए, ये जो चैप्टर हैं ये लगभग 20 से 25 घंटा लेंगे मेरे क्लास में। 20 से 25 घंटा ये चैप्टर खत्म होने में। और 20 से 25 घंटा अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको मेहनत उससे डबल करनी होगी, तब जाके प्रैक्टिस हो पाएगा। तो इसमें मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। जो आप इसमें समय देंगे उससे अच्छा है कि आप जो चैप्टर आएंगे प्री में उनमें समय दीजिए, ताकि प्री श्योर हो जाए, निकल जाएगा। उसके बाद प्री के बाद जो समय बचेगा उसमें इन चैप्टर्स को आराम से खत्म कर लेंगे अपन, आराम से एकदम। समझ आ रहा है? 1 महीना उसके बाद पढ़ेंगे तो आराम से ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं, मेरे को पढ़ाने को बोलेंगे मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं पढ़ के। इनमें समय देंगे, उधर प्री का तैयारी पूरा नहीं हो पाया है आपका, और प्री पूरा छटनी हो जाएगा। ये मेंस का है, इतना रीजनिंग है देखा जाए तो। समझ आ रहा है? इतना रीजनिंग है। लगभग 30 चैप्टर है रीजनिंग में, जिसमें से 20-21 चैप्टर प्री में पढ़ने हैं और 8-10 चैप्टर मेंस के सेपरेट है। तो अभी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए समझदार इंसान की, जो पूरा सोच के चल रहा है कि प्री के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब कवर कर लिया जाए, क्योंकि ये चैप्टर जो पढ़ेंगे ना ये सब मेंस में तो आएंगे ही, ये एक्स्ट्रा है मेंस में। दिक्कत यही है ना, किसी सिलेक्टेड पर्सन से आप बात करोगे या फिर आप किसी ऐसे राह चलते व्यक्ति से बात करोगे तो बोलेंगे ना यार मेंस पढ़ लो प्री अपने आप हो जाएगा। वो थोड़ी जान रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मेंस और प्री सेम ही है, लेकिन जो विषय विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे आपको कि मेंस में क्या टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, प्री में क्या टॉपिक्स नहीं है। विषय विशेषज्ञ बताएंगे आपको, जो विषय पढ़ा रहे हैं। तैयारी कैसे करनी है उस विषय की वो विषय विशेषज्ञ बताएंगे। वो थोड़ी बताएंगे कि मैथ्स को कैसे ठीक किया जाए यार। जैसे सेमिनार में उस दिन एक लड़की परेशान हो गई थी कि मैथ्स को कैसे ठीक करूं, अबे वो क्या बताएंगे? वो थोड़ी बताएंगे मैथ्स कैसे ठीक करना है। मैं बैठा हूं बगल में और तुम प्रश्न उससे पूछ रहे हो कि मैथ्स कैसे ठीक करें। सब इंस्पेक्टर है, वो मैथ्स का टीचर थोड़ी है। वो स्ट्रेटेजी बताएगा आपको कि कैसे पढ़ा मैं, कैसे मेरा पूरा 5 चरणों को तैयार किया मैं। पहला चरण का रणनीति मेरा ये था, फिजिकल का तैयारी मैं अभी से किया कि प्री के बाद की मेंस के बाद मोटिवेशन का सेशन होता है। ये ऐसा थोड़ी कि मैथ्स कैसे ठीक करें आप बताइए, आप ही बता पाएंगे मेरे को। हिंदी कैसे ठीक करें सुधीर वर्मा सर नहीं बताएंगे, आप बताओगे मेरे को। ये क्या बात हुई यार? अभी उनसे चैप्टर पूछोगे ना, कितना रीजनिंग में उनको चैप्टर नहीं पता होगा भाई, सब इंस्पेक्टर लोगों को। समझ आ रहा है? लेकिन बच्चों के साथ दिक्कत यही है कि सिलेक्टेड आदमी देखे नहीं, लहटना ही है उनको। 19 से पूछना है, वही बताएंगे मैथ्स कैसे ठीक करें। वो क्या बताएंगे, लास्ट में थक हार के बोला तो सब इंस्पेक्टर एक्ट हो। अरे मैडम नहीं बनता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, बोलता है। जो नहीं बनता उसको छोड़ दीजिएगा, जो बनता है उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसा थोड़ी हो पाएगा यार। फिर तो बोलेंगे मेरे से 2 ही चैप्टर बनते हैं। 2 ही बताओ जहां से प्रश्न आएंगे। दिक्कत बच्चों के साथ यही है थोड़ा। मेंस, अब अधिकतर लोग उस दिन यही बोले कि मेंस का तैयारी कर लो प्री हो जाए, लेकिन मैं एकदम नकार रहा हूं इस चीज को। समझ आ रहा है? वो बोले थे, आप लोग भी होंगे जो सुने होंगे ऐसा कि मेंस का पूरा तैयारी कर लो प्री अपने आप हो जाएगा। वो तब होता जब अभी साल भर पहले की बात होती, 8 महीना 10 महीना पहले की बात होती। प्री में 8 महीना 10 महीना होता तब मैं मेंस को रगड़ता ताकि मेरा प्री भी हो जाए। 3 महीना बाद प्री का एग्जाम होने वाला, इधर मेंस तैयार करके बैठे हैं, प्री नहीं निकल रहा है, देख रहे हैं बस कि मेंस तो हो गया अपना, क्या करें अब। लेकिन मेंस में बैठने नहीं मिल रहा अपन को। तैयार है अपना मेंस, लेकिन बैठने नहीं मिल रहा अपन को। प्री बहुत खतरनाक एग्जाम है, हर एग्जाम का प्री का एग्जाम सबसे खतरनाक है। मेरा खुद का अनुभव सीजीपीएससी को लेके भी रहा है कि सबसे खतरनाक प्री होता है। प्री में आए बाएं लोग बैठते हैं, आए बाएं आंसर मारते हैं, तुक्का मार देते हैं, ये मार दिए वो मार दिए। मेंस में सिलेक्टेड लोग बैठे हैं, रेशियो में बैठे हैं, 20 गुना 341 मल्टीप्लाइड बाई 20, इतने ही बैठेंगे। चाहे प्री में कितने भी बैठे, 5 लाख प्री में बैठ जाए, लेकिन मेंस में मल्टीप्लाइड बाई 20, इतने ही बैठेंगे, इतने ही में कॉम्पिटिशन है। समझ आ रहा है? तो प्री बहुत खतरनाक चरण होता है, लिखित परीक्षा। इसीलिए बोल रहा हूं कि तैयारी करिए, और इतना तो पढ़ लो पहले, इतना भी तो बहुत है यार, इतना तो कवर करे पहले अपन, उसके बाद इनका चिंता करेंगे। समझ आया पूरा रीजनिंग? मैथ्स को देखना, मैथ्स में लिखूंगा नहीं, मैथ्स के चैप्टर्स जो लिखे उन्हीं को बता रहा हूं मैं। चलो देखो, ये मैथ्स के चैप्टर लिखे हैं आपके सामने, प्री का है ये सिलेबस, मैथ्स का प्री का सिलेबस है ना ये, देखना। दशमलव प्रणाली का मतलब क्या होता है जानते हैं क्या? दशमलव प्रणाली का मतलब केवल यूनिट कन्वर्जन पढ़ना है आपको। इधर से प्रश्न नहीं आता है जनरली, आता भी है तो वो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो, वही सब पूछता है।
केवल यूनिट कन्वर्जन है यहां पर। देखो, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के मापन की विधि, मतलब यूनिट कन्वर्जन। घंटे को सेकंड में बदलने के लिए क्या करूंगा, जो लंबाई की अलग अलग यूनिट्स होती है उनका कन्वर्जन एक दूसरे से क्या होता है, केवल यूनिट कन्वर्जन है, जो कि सिंपल सा चैप्टर है। इसके बाद वही सब चैप्टर्स हैं जो कि आप गणित में पढ़ते हैं। संख्याएं पढ़ेंगे, सामान्य भिन्न और दशमलव भिन्न, इन दोनों चैप्टर से मिला करके, इंक्लूडिंग वर्गमूल, इन तीनों चैप्टर से मिला करके पिछले एग्जाम में 3 प्रश्न आए थे। इन तीनों चैप्टर से मिला करके संख्याएं, सामान्य भिन्न और दशमलव भिन्न और वर्गमूल, इन तीनों चैप्टर से मिला करके पिछले बार 3 प्रश्न आए थे। एक तो आया था, देखे होंगे, भिन्न संख्याओं में सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन, ऐसा प्रश्न आया था। एक इस वैरायटी का प्रश्न आया था, 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28 निम्न में से किससे विभाजित होगा। ये सब पढ़ते कहां पे हैं, संख्याओं में पढ़ते हैं आप। बेसिक खत्म करेंगे इधर पे, बेसिक बेसिक पूरा इधर पे खत्म करते हैं आप। इसके बाद वही सब देखो, औसत है, प्रतिशत है, समझ आ रहा है, वही सब चैप्टर हैं जो आप जनरली पढ़ते हैं। लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चाल समय दूरी है, चाल समय दूरी के 2 प्रश्न आए थे पिछले बार के एग्जाम में। अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, ये थोड़ा ज्योमेट्री मेंसुलेशन का सेक्शन आ गया है। इतना बस है प्री के मैथ्स में। चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह नहीं पढ़ना है आपको, एकदम साफ साफ बता रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं पढ़ना है। और ज्योमेट्री मेंसुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, रेखा कोड वगैरह थोड़ा पढ़ना है, और 2D फिगर्स पढ़ने हैं आपको, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, 2D फिगर्स, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल, 2D फिगर्स को पढ़ना है बस 2D फिगर्स। 3D फिगर्स को मत पढ़ना, प्री के लिए ध्यान रखिएगा। घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, ये सब नहीं पढ़ना है। डीआई को मत पढ़ने बैठ जाना प्री के लिए, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, चक्रवृद्धि ब्याज को मत पढ़ने बैठना प्री के लिए, समझ आ रहा है। तो ये सब चैप्टर मेंस में कवर करना। अब प्री में जितना लिखा है ना उतना पढ़ना है आपको, और साथ में जब मेंस का तैयारी करेंगे तो ये 3-4 चैप्टर अलग से कवर करने हैं, जिसमें 3D पूरा कवर करेंगे, डीआई पूरा कवर करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा कवर करने हैं आपको। तो मैथ्स में उतना दिक्कत नहीं है आपको। प्री में जितना मैथ्स पढ़ेंगे वो पूरा मेंस में काम आएगा। 3-4 टॉपिक मेंस में एक्स्ट्रा कवर करने हैं। मेंस में मैथ्स का वेटेज भी कम है। पेपर दिखाता हूं आपको प्री का, मैं पिछले बार का पेपर को देखिए एक बार, समझ में आएगा। सिलेबस से बाहर कुछ आता नहीं है, थोड़ा सा एनालिसिस बता रहा हूं तो पढ़ने का मन करेगा आपको, वरना सब ऐसे ही चलता है। कब हुआ था, 23 में कि 22 में यार? प्री का एग्जाम कब हुआ था, 22 में कि 23? देखो, मैथ्स और रीजनिंग की बात ही करूंगा बस। मैं दिखाऊंगा कि जो जो बात किया वही वही पूछता है। देखो, सिलेबस जो है उससे बाहर नहीं पूछेगा, वो दिखाना चाह रहा हूं आप लोग को मैं। कहां से स्टार्ट होता है, 65 के बाद से क्या? 65 तो आपके 35 प्लस कितना, 25, 60 है ना, फिर कंप्यूटर के 5। चलो देखो, 35 आपके इंडियन जीएस के, 25 छत्तीसगढ़ जीएस के, 60 ये हो गए, 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग, 80, 10 हिंदी, 90, 5 कंप्यूटर, 5 इंग्लिश। चलो रीजनिंग को देखो, ये कौन सा है, कंप्लीशन ऑफ फिगर, समझ आ रहा है, कंप्लीशन ऑफ फिगर, समझ पा रहे हैं, आकृतियों को पूर्ण करना। ये देखो, इसको पूर्ण करने वाली आकृति कौन सी होगी, ये देखो, ये कौन सा है, देख पा रहे हैं, श्रेणी, सीरीज, बोला था प्रश्न आता इधर से। लुप्त पद का प्रश्न देखो यहां पर क्या आएगा, लुप्त पद में डिजाइन कैसा भी बना सकता है। रैंकिंग का प्रश्न देख पा रहे हो, 60 छात्रों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, लक्ष्मी टॉप से 27वें पे है। ये रैंकिंग का प्रश्न है, कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं मैं, बस मैं चैप्टर दिखा रहा हूं। ये देखो, ये फिर से आ गया, आकृतियों को पूर्ण करना, ये पूरा सेगमेंट दे दिया, ये वाला पूछ लिया, आकृतियों को पूर्ण करना। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, देखो ये कोडिंग डिकोडिंग है ना, इसको ये लिखा है तो टाइगर को क्या लिखेगा। ये देखो जो बता रहा था, छिपी आकृति ज्ञात करना, ये आकृति इनमें से कहां पे छिपी हुई है, देख रहे हैं,
किसमें छिपा है बता पाओगे क्या? सी में छिपा है क्या? दिख रहा है देखो, लेंथ मैटर नहीं करता ना, किसमें जितना लेंथ उतना ही लेंथ इसमें होना चाहिए। ये किसका है देखो, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का आता ही है। वेन डायग्राम का प्रश्न, टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र, ऐसा बन जाएगा। ये देखो गणितीय संक्रियाएं, बताओ ये चैप्टर वही सब है। कहां से देगा बताओ ना यार, ये 9 निगमन कहां से देगा बताओ मेरे को। अच्छा मेरे को बताओ सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा क्या? कैसे आएगा यार बताओ मेरे को। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, इस सब के लिए कम से कम 2-3 प्रश्न रिजर्व होते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न सामने वाले को देना है तो कम से कम 2 ठो तो दे यार, कम से कम 3 ठो तो दे। एक ठो पूरा पेज का तू पजल लिख रहा है मेरे लिए और प्रश्न एक ही ठो देगा, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो पहली परीक्षण का मतलब एक पूरा पजल लिख रहा है तो कम से कम 2 या 3 प्रश्न तो देगा ही। तो प्री में प्रश्नों की संख्या उतनी है भी नहीं, 10 प्रश्नों में काहे का पजल, काहे का सीटिंग अरेंजमेंट, तो नहीं आएगा। सिलेबस में लिखा भी नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है देना उसको, तो प्री में तो नहीं आएगा। देख सकते हैं पिछले बार का पेपर है, जो मैंने चैप्टर बताए उन्हीं सब चैप्टर से आए हैं प्रश्न, कुछ अलग नहीं हुआ है। लेकिन पीएससी लेगा तो पीएससी ये सब फिगर को लेकर के इतने सारे प्रश्न डालेगा नहीं, ये भी बता रहा हूं। पीएससी फिगर्स को लेकर के इतने सारे प्रश्न नहीं डालेगा, गारंटीड बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। पीएससी का थोड़ा सा पैटर्न अलग चलता है। मैथ्स को देखिए, ये प्रश्न देख पा रहे हैं, समय दूरी का है। औसत चाल पूछा है क्या? दूरी पूछा है, दूरी पूछा है। ये देखो साधारण ब्याज का प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं डाला है, सिलेबस में नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात का प्रश्न। ये देखिए, ये नाव धारा, समय दूरी में ही कवर करते हैं इसको। समय दूरी में रेलगाड़ी भी कवर करते हैं, नाव धारा भी कवर करते हैं। ये देखो जो अभी बात कर रहा था, संख्या में इसको पढ़ते हैं अपन। ये लाभ हानि का प्रश्न है, देखो ये प्रतिशत का प्रश्न है। ये देखो इसमें सबसे छोटा कौन है, ये भिन्न संख्या वाला चैप्टर जो लिखा है उसका है। ये ज्योमेट्री मेंसुरेशन में त्रिभुजों की समरूपता को लेकर के, मैंने बोला त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त तीनों कवर करना है, तो इसमें त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता भी आ जाएगा। तो त्रिभुज की समरूपता को लेकर के प्रश्न, ये आपका वर्गमूल, सिंपल सा एक प्रश्न वर्गमूल को लेकर के। प्री में दिक्कत नहीं होगा, वही बोल रहा हूं मैं आपको, मेंस में दिक्कत होगा। इसीलिए प्री में जितना लिखा है सिलेबस पूरे को पढ़ के बैठ जाओ। मेंस का पेपर दिखा था लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, कैसे पता नहीं कहां गायब हो गया है। मेंस कब हुआ था? 23 में ना। मेंस का पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट का छोड़ के सब डाउनलोड हो रहा है उसमें, ये एप्टीट्यूड टेस्ट डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। ये देखो एप्टीट्यूड टेस्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। दिखाता, वरना इसका भी दिखाऊंगा एक आध दूसरे साइट से निकाल के कभी। समझ आया इतना? अब बताओ किसी के कुछ डाउट है तो बताओ, अगले आधे घंटे में पढ़ाऊंगा मैं कुछ बेसिक बातों को। रीजनिंग पढ़ाऊंगा आज और कल, अगले बार से 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे रीजनिंग लगेगा। बैठ जाओगे ना इतना तो यार, 4 घंटे मेरा विषय, 2 घंटे हिंदी का अलग से बोल रहा हूँ, 6 घंटे। अरे क्या ही दिक्कत है बैठने में, इतना पढ़ते रहो, पढ़ना ही तो है। 3 महीना रगड़ के पढ़ो, वरना दिक्कत तो वैसी हो जाएगी। फिर प्री नहीं निकलेगा तो, प्री नहीं निकला तो बहुत रोना हो जाएगा, ना मेंस, ना फिजिकल, ना इंटरव्यू, कुछ नहीं। फिर तो प्री बहुत खतरनाक चीज होता है, इसीलिए पढ़ के बैठ जाओ। 10-10 प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न में से 17-18 प्रश्न निकल जाएंगे। मेरे नोट्स और प्रैक्टिस शीट को फॉलो करोगे तो आराम से 17-18 प्रश्न निकल जाएंगे। कुछ सेक्शन बच गया, मान लीजिए लास्ट में एग्जाम जल्दी हो गया, तो मैं 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की क्लास लेकर के उसको समराइज करके आपको ऐसा कंटेंट दे दूंगा कि आप उसको पढ़ के जाओगे तो भी आपके प्रश्न निकल जाएंगे। ऐसा कंटेंट दे दूंगा आपको मैं। अभी जैसे टेट को लेकर के हम चला रहे हैं, जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत सारे बच्चों का टेट नहीं निकला है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका टेट नहीं निकला है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि हम उनको टेट के लिए तैयार करें, हमारी जिम्मेदारी थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उनको तैयार करना। लेकिन बहुत सारे बच्चे, 15-20 बच्चे हर बैच में ऐसे जिनका टेट नहीं निकला है। अब वो टेट का एग्जाम फरवरी में 1 तारीख को है, दिसंबर में बैच ज्वाइन किए, नवंबर में बैच ज्वाइन किए हैं। अब उनका प्रायोरिटी है कि टेट नहीं निकल पा रहा है सर हमारा, हम कैसे करें। तो हमने पूरा प्लान किया है। अभी जनवरी में हर शनिवार रविवार को रायपुर से क्लासेस चल रही हैं, हर शनिवार रविवार को, समझ आ रहा है, 10-10 घंटे की क्लास कल से स्टार्ट होगी। जैसे कल सीडीपी की क्लास है, परसों इंग्लिश की क्लास है, तो यहाँ के बच्चे भी उसमें लाइव जुड़ रहे हैं। कभी यहाँ भी होगी, कभी वहां भी होगी, लेकिन पूरा जनवरी सैटरडे संडे पूरा बुक कर दिया हमने शिक्षक भर्ती वालों के लिए कि एक फैकल्टी अपना विषय 10 घंटे लगातार पढ़ाएगा। ऐसे करके 10-10 घंटे की करीबन 8-10 क्लास हमने प्लान की है, जिससे हर विषय 10-10 घंटे कवर हो जाए। और फैकल्टीज इतने अनुभवी हैं कि 10 घंटा अगर कोई फैकल्टी आपको खड़े होके पढ़ा रहा है तो उस 10 घंटे से मैक्सिमम कंटेंट आपको मिल जाएगा।
तो लास्ट में अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि एग्जाम का डेट बहुत जल्दी आ गया तो फिर थोड़ा सा लंबा क्लास के लिए भी तैयार रहेंगे आप। ओपन नहीं है वो, उड़ान के बच्चों के लिए रहता है जनरली वो। जैसे वो जो टेट को लेकर के शेड्यूल मैं बता रहा हूँ, ये केवल उड़ान के बच्चों के लिए है, जो कि केवल उड़ान के ऐप में चलेगा और उड़ान के बच्चे उसको ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं। तो वैसा सुविधा दे देंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। बाकी अप्रैल से पहले उम्मीद नहीं है। मेंस का सिलेबस देखेंगे तो देख लीजिए, जो मैंने बोला वही सब इसमें लिखा है, देख सकते हैं। ये सब पढ़ेंगे तो समझ में कुछ आता नहीं है, मैंने उसको आसान शब्दों में बता दिया, ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। देखो मैथ्स में केवल ये 3 पॉइंट्स लिखा है, देखो। अच्छा, ये कागज मोड़ना कागज काटना, ये 2 चैप्टर मैं भूल गया था, मेंस के लिए काम आएगा। कागज मोड़ना कागज काटना, पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग। ये देखो, ये 3 जो टॉपिक्स हैं, ये 3 पॉइंट्स जो हैं, ये आपके देखा जाए तो मैथ्स को लेकर के हैं। इसमें भी एक कैलेंडर और संबंधों पर आधारित समस्याएं, ब्लड रिलेशन, ये दोनों रीजनिंग के ही हैं। तो मैथ्स बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, देखो वही सब लिखा है जो संख्याएं, सरलीकरण, भिन्न संख्या, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि। थोड़ा सा ये पढ़ाऊंगा आपको। माध्य माध्यिका बहुलक पे प्रश्न आ गया था, जो बचपन में आप पढ़े होंगे, बारंबारता बंटन सारणी, फ्रीक्वेंसी टेबल पूरा पढ़ते थे, याद आ रहा है? फ्रीक्वेंसी दिया रहता था, वर्ग अंतराल दिया रहता था, उसका पूछता था माध्य माध्यिका और बहुलक, वो थोड़ा पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के। चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया, देखो इसमें क्षेत्रमिति में 2D 3D पूरा कवर करना पड़ेगा आपको। बाकी वही सब चैप्टर हैं जो आपने प्री के लिए तैयार किए हैं। तो मैथ्स में प्री और मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और मेंस में आप जानते ही हैं 75 से 80 प्रश्न मान के चलिए, 75 से 80 प्रश्न आपको रीजनिंग के और 20 से 25 प्रश्न आपको मैथ्स के मिलेंगे। क्योंकि पॉइंट्स आप देख सकते हैं, 15 में से 3 पॉइंट्स पूरे भी नहीं है, ये पूरे भी नहीं है, 3 पॉइंट्स ही केवल मैथ्स के टॉपिक्स हैं। तो रीजनिंग ही ज्यादा आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग को। अपन आधा घंटा देख लीजिए। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। किसी को कुछ पूछना है, किसी विषय में कोई बात करनी है तो बताइए मेरे को, बताइए। 2 मिनट समय दे रहा हूं, जल्दी से 2 मिनट का समय है। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए मेरे को। ये पूरा पिक्चर मैंने क्लियर किया है क्या क्या होगा क्लास में। किसी भी चीज को पढ़ोगे तो उसके सिलेबस से फैमिलियर रहोगे तो ही पढ़ने का मतलब निकलेगा। केवल पढ़ना चालू कर दोगे, सिलेबस पता ही नहीं है आपको क्या प्री में क्या मेंस में कितना डिफरेंस है, तो पढ़ने का कोई मतलब निकलता नहीं है। बताइए, किसी का कुछ प्रश्न है क्या? फिजिकल वगैरह को छोड़ करके, लिखित परीक्षा को लेकर के किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। कैसे यार, कोई प्रश्न है क्या? चलो लिखो, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। 6 चैप्टर जो बोला उन्हीं पे काम कराऊंगा। सांकेतिक भाषा, और एकदम बच्चों जैसा ही पढ़ना, ज्यादा बड़पन मत दिखाना भाई, ये अरे ये सब क्या लिख रहे हैं, ये सब क्या, ये सब क्या, यही सब पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग। एक प्रश्न प्री में इधर से आएगा ही, 10 में से तो बहुत सारा वैरायटी बनेगा। और देखो कोडिंग डिकोडिंग में जितनी जानकारियां मैं आपको लिखवाऊंगा ना, जितनी जानकारियां मैं आपको लिखवाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग में, वो सारी जानकारियां आपको काम आएंगी अंग्रेजी वर्णमाला में, वो सारी जानकारियां आपको काम आएंगी सादृश्यता में, वर्गीकरण में, लुप्त पद में। ध्यान रखिएगा, सारे चैप्टर लिंक में हैं। सांकेतिक भाषा में जितनी बेसिक जानकारियां मैं आपको लिखवाऊंगा, जितनी बेसिक जानकारियां, वो सब आगे चल के 6 चैप्टर जब तक चलेंगे सब एक दूसरे से रिलेट रहेंगे। देखना, जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे आगे आपको समझ में आएगा, सर ये तो खत्म, वर्गीकरण का एक सेगमेंट तो खत्म, सर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अक्षरों पर जो प्रश्न आएगा वर्गीकरण पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको। अरे सर ये तो कोडिंग डिकोडिंग इस स्तर तक का कर चुके हैं कि अक्षरों पर, चाहे वो एनालॉजी का प्रश्न हो, चाहे क्लासिफिकेशन का प्रश्न हो, चाहे सीरीज का प्रश्न हो, चाहे मिसिंग टर्म का प्रश्न हो, अक्षरों पर प्रश्न आपका एक सेगमेंट पूरा खत्म होते चलेगा। क्योंकि आप कोडिंग डिकोडिंग में इतना मेहनत कर लेंगे कि आपको अक्षरों पर बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कोडिंग डिकोडिंग में जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आगे चल के काम आएगी। तो चलो अक्षरों पर बेसिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं, अगले आधे घंटे में पूरा करेंगे इसको, कल इंप्लीमेंट करेंगे। देखना इसको, आज पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूं। अक्षरों पर बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको 6 चैप्टर तक साथ देंगी, 6 चैप्टर तक, ध्यान रखिएगा। अक्षरों पर बेसिक इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, 6 चैप्टर तक साथ निभाएंगे आपका ये।
तो सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला आपको पता ही है क्या होती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन अंग्रेजी वर्णमाला, सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये अंग्रेजी वर्णमाला को जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिखना, ए से लेके एम तक को एक ही लाइन में लिखिए। ए से लेके एम तक को एक ही लाइन में लिखेंगे। अब एम के नीचे से एन लिखते हुए रिवर्स आना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जैसा लिखा हो वैसा लिखना। ये अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हैं, बस लिखने का तरीका जैसा मैं बोला हूं वैसा लिखना। एकदम बच्चों जैसे सीखते चलना, आपको समझ में आएगा। 6 चैप्टर खत्म होंगे तो सर ये पूरा रीजनिंग का टेंशन ही खत्म हो गया है, लेकिन जैसा बोलूंगा वैसा थोड़ा काम करना। बुक वगैरह मत लो, मैं तो बोल रहा क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट को प्रेफर करो। बस हर वीक 2 प्रैक्टिस शीट आपको दे करके जाऊंगा मैं, हर वीक 2 मैथ्स का 2 रीजनिंग का, उसको लगाइए बस। बुक में पढ़ेंगे बहुत कंफ्यूजन है। अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर होते हैं बोलो टोटल? ये पूरा क्या कहलाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला। ये पूरा अंग्रेजी वर्णमाला और ये सब जो हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हैं? अक्षर हैं। समझ आ रहा है? अब सबसे पहले मैं बात करता हूं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्लेस वैल्यू। ध्यान से समझना, प्लेस वैल्यू, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूं, मान लीजिए मैं अपना नाम अगर लिखता हूं तो मेरे नाम का पहला अक्षर क्या है? आर। मेरे नाम का दूसरा अक्षर क्या है? ए। मेरे नाम का तीसरा अक्षर क्या है? वी। और मेरे नाम का चौथा अक्षर क्या है? आई। तो जो प्लेसेस आप बताएंगे पूरे रीजनिंग में, जो प्लेसेस आप बताएंगे वो हमेशा बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट बताएंगे। ये दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि जो प्लेसेस आप बताएंगे वो हमेशा बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट बताएंगे। जो प्लेसेस आप बताएंगे, आपके नाम का पहला अक्षर आप जानते हैं कौन सा होता है? इधर वाला होता है ना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो प्लेसेस आप हमेशा लेफ्ट टू राइट बताएंगे। तो मेरे नाम का पहला अक्षर आर, दूसरा ए, तीसरा वी और चौथा आई। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला के प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिए। मैं अंग्रेजी वर्णमाला लिखता हूं, देखिए ए बी सी डी ऐसे पूरा जेड तक, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के प्लेस वैल्यू का मतलब बाएं से दाएं चलने पर जो अक्षर जिस स्थान पे है, जो अक्षर जिस स्थान पे है उसको उस अक्षर का प्लेस वैल्यू का नाम दिया जाता है। ये बोलना चाह रहा हूं मैं, जो अक्षर जिस स्थान पे है उसको उस अक्षर का प्लेस वैल्यू देंगे। ये पूरा रटा होना चाहिए। ज्यादा ऐसा होशियारी मत दिखाना कि सर मैं पीछे लिख लूंगा, मैं ये सब रटता नहीं हूं। समझ आ रहा है? ये रटेंगे नहीं तो प्रश्न कभी बनेगा नहीं आपसे, बनेगा भी तो समय बहुत ले लेगा, क्योंकि 6 चैप्टर में काम आएगी जानकारी। ये एकदम रटा होना चाहिए। अब घर में बैठ के रटना नहीं है, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। रटना नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू का मतलब बाएं से दाएं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पे है उस अक्षर को उसका प्लेस वैल्यू दे दिया गया। तो बाएं से दाएं चला, ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, ऐसे करते करते जेड किस नंबर पे? 26। ये रटा होगा। समझ आ रहा है? देखना अभी 5-6 घंटे 7 घंटे क्लास खत्म होगी जिस दिन रीजनिंग की, ये पूरा अपने आप रटा जाएगा आपको। बहुत सारा तो याद भी होगा आपको, ए बी सी डी ई तो याद ही रहेगा। T20 से टी याद कर लेना, टी याद हुआ तो उसके आगे पीछे याद हो जाता है, जेड वाई तो याद ही रहेगा। ऐसे करके 10-12 अक्षरों का प्लेस वैल्यू तो याद ही होगा आपको। 10-12 अक्षरों का प्लेस वैल्यू आपको याद होगा और बाकी के प्लेस वैल्यूज प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। जैसे आपके नाम का थोड़ा सा ये जिज्ञासा बचपन से रहती थी कि अपने नाम के पहले अक्षर को लेकर बहुत खोजबीन करते हैं अपन। जैसे मेरे नाम का पहला अक्षर आर है तो आर का बचपन से खोजबीन करते हुए 18 याद ही रहता है। अब आपका नाम अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बात अलग है, कोई काम का नहीं है वो। अगर आपका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए का तो एक सभी को वैसे भी याद होता है, फिर भी प्रैक्टिस करते करते वो अपने आप याद हो जाएगा।
आपको ऐसा बैठ के रटना नहीं है, इसको अपने आप याद होगा, चिंता मत करना वो। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो 6 चैप्टर में चलने वाली है वो लिखवा रहा हूं। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। दूसरा होता है अपोजिट वैल्यू, ध्यान से समझिए। दूसरा होगा अपोजिट वैल्यू, ये भी बहुत काम का है। अपोजिट वैल्यू, ये अपोजिट वैल्यू क्या होता है ध्यान से समझिए। जैसे मैं अपना नाम लिखा, अपोजिट वैल्यू का मतलब इस बार मैं राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं, राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं। राइट टू लेफ्ट आने में ये पहले नंबर पे है तो आई का अपोजिट वैल्यू हो गया 1, वी दूसरे नंबर पे है तो वी का अपोजिट वैल्यू 2, ए तीसरे नंबर पे है तो ए का 3, आर चौथे नंबर पे है तो आर का क्या हो गया 4। तो अपोजिट वैल्यू का मतलब क्या, राइट टू लेफ्ट आना, उल्टे साइड से ऐसा चल रहे हैं आप। उल्टे साइड से चलने पर जो अक्षर जिस स्थान पे है उसको उस अक्षर का अपोजिट वैल्यू बोल रहे हैं आप। आई जो है पहले स्थान पे है तो आई का अपोजिट वैल्यू 1, वी दूसरे स्थान पे है, ए तीसरे स्थान पे है, आर चौथे स्थान पे है। प्लेस वैल्यू का मतलब बाएं से दाएं चलने पर जो जिस प्लेस पे आएगा उसको उसका प्लेस वैल्यू बोलेंगे। और अपोजिट वैल्यू का मतलब राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब दाएं से बाएं चलेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं, अब देखो फिर से लिख रहा हूं, जितना लिखेंगे उतना याद रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला फिर से लिख रहा हूं, देखो लिखने में थोड़ा भी आलसपन मत करना यार, वरना आदत नहीं पड़ेगा आपको प्रश्न बनाने का। MNOPQRSTUVWXY और Z। अपोजिट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अपोजिट वैल्यू का मतलब ऐसा, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। राइट टू लेफ्ट चलने पर जैसे Z पहले नंबर पे आया तो Z का अपोजिट वैल्यू 1, Y का 2, 3, 4, ऐसा। ये देखिए, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ऐसा बोल रहा हूं मैं, लिख लीजिए इसको भी। ये आपका ए जो है ये 26वें नंबर पे आएगा, इसको बोलेंगे अपोजिट वैल्यू। ये भी रटा होना चाहिए, ये भी रटा होना चाहिए बोल रहा हूं मैं, तभी काम चलना है। अपोजिट वैल्यू, राइट टू लेफ्ट चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पे आ रहा है उसको उस अक्षर का अपोजिट वैल्यू बोलेंगे। तो राइट टू लेफ्ट चला मैं तो जेड आया पहले नंबर पे, वाई दूसरे पे, एक्स तीसरे पे। तो ऐसे राइट टू लेफ्ट चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पे आ रहा है उसको उस अक्षर का अपोजिट वैल्यू नाम देंगे आप। समझ आया? अब आप बोलेंगे सर इतना सारा कैसे याद होगा, ऑलरेडी प्लेस वैल्यू को लेकर कितना सारा याद करना पड़ेगा, फिर अपोजिट को याद करेंगे तो कंफ्यूजन होकर सब हौच-पौच हो जाएगा। तो आपको अपोजिट वैल्यू को याद नहीं करना है, आपको याद केवल क्या करना है, प्लेस वैल्यू को। तो आपको केवल प्लेस वैल्यू को याद करना है, अपोजिट वैल्यू को याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्यों याद करने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि किसी भी अक्षर का, ध्यान से समझना, किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा कितना बैठेगा, 27। क्यों बैठेगा समझाऊंगा अभी। किसी भी अक्षर का क्यों 27 बैठता है सर, 26 अक्षर होते हैं उसके बावजूद किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल 27 क्यों बैठता है समझाऊंगा। लेकिन ये याद कर लीजिए, किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा कितना बैठेगा, 27। आपको केवल प्लेस वैल्यू याद करना है, अपोजिट के लिए देख लीजिए 27 में कितना का कमी है। जैसे टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20, तो अपोजिट कितना हो जाएगा, 7। समझ आ रहा है? 27 होगा टोटल, प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल होगा 27। तो आप प्लेस वैल्यू देख लीजिए कितना, 20, तो अपोजिट कितना होगा, 7। जैसे आर का बताओ प्लेस वैल्यू कितना, 18, तो अपोजिट कितना, 9। जे का बताओ प्लेस वैल्यू कितना, 10, तो अपोजिट कितना, 17। अरे 27 करना है टोटल अपन को। किसी भी अक्षर का मैं बोल रहा हूं प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल कितना बैठेगा, 27। तो आप प्लेस वैल्यू को बस याद करो, अपोजिट अपने आप याद हो जाएगा। आप प्लेस वैल्यू को याद करो, अपोजिट वैल्यू अपने आप याद होगा। तो प्लेस वैल्यू को याद करो, टी का प्लेस वैल्यू 20, तो अपोजिट कितना, 7। आर का प्लेस वैल्यू 18, तो अपोजिट कितना, 9। जे का प्लेस वैल्यू कितना, 10, तो अपोजिट कितना, 17। एन का प्लेस वैल्यू कितना, थोड़ा रिकॉल करो अपने में, 13, तो अपोजिट कितना, 14। समझ आ रहा है? जल्दी बोलो। एग्जाम्पल के लिए पी का प्लेस वैल्यू कितना, 16, तो अपोजिट कितना, 11। तो आप केवल प्लेस वैल्यू को याद करिए, अपोजिट आपको अपने आप याद हो जाएगा,
क्योंकि किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल आपको हमेशा क्या मिलेगा 27। तो आप प्लेस वैल्यू को याद करिएगा, अपोजिट आपको अपने आप याद होते जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे s का प्लेस वैल्यू कितना 19, तो अपोजिट कितना हो जाएगा 8, 27 करना है अपन को। w का प्लेस वैल्यू कितना 23, तो अपोजिट कितना 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्यों ऐसा होता है थोड़ा ध्यान से समझना। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो मैं ऐसे ए बी सी डी करते करते एम तक आया, फिर इधर पे एक्स वाई जेड, ऐसा ध्यान से समझना। ऐसे करते करते एम का प्लेस वैल्यू कितना आया 13, और ऐसे करते करते एम का अपोजिट वैल्यू कितना आया 14। ध्यान से समझना, समझा रहा हूं 27 क्यों होता है। ऐसे करते हुए m का प्लेस वैल्यू क्या आया 13, प्लेस वैल्यू का मतलब इधर से चलना स्टार्ट किया, a 1 नंबर, b 2 नंबर, c 3 नंबर, d 4 नंबर, ऐसे करते करते m का नंबर कौन सा आया 13। अपोजिट का मतलब z 1 नंबर, y 2 नंबर, x 3 नंबर, ऐसे करते करते m का नंबर कौन सा आया 14। अब m का प्लेस वैल्यू 13 होने का मतलब क्या, m का प्लेस वैल्यू 13 होने का मतलब m को मिला करके यहां कितने अक्षर हैं 13। m का प्लेस वैल्यू 13 होने का मतलब m को मिला करके यहां कितने अक्षर हैं 13। m का अपोजिट वैल्यू 14 होने का मतलब m को मिला करके यहां कितने अक्षर हैं 14। तो ऑब्वियस सी बात है 13 और 14 का टोटल तो 27 बैठेगा सर, क्योंकि इन 13 में भी m है और इन 14 में भी m है, इसीलिए टोटल कितना बैठ रहा है 27 बैठ रहा है। समझ पा रहे हैं? सिंपल सी बात है यार, m का प्लेस वैल्यू 13 है, मतलब m को मिला करके यहां पे कितने अक्षर हैं 13। m का अपोजिट वैल्यू 14, मतलब 1 2 3, ऐसे करते करते m को मिला करके यहां पे कितने अक्षर हैं 14। तो 13 और 14 का टोटल 27 बैठना स्वाभाविक सी बात है सर, क्योंकि इन 13 अक्षरों में भी m है और इन 14 अक्षरों में भी m है। इसीलिए किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल कितना बैठेगा 27। सोचो ना आप, जैसे b की बात करूं, b का प्लेस वैल्यू क्या है 2, मतलब b को मिला करके यहां कितने अक्षर हैं 2, अपोजिट वैल्यू कितना है 25, b को मिला करके कितने अक्षर हो गए 25, तो 2 और 25 का टोटल कितना 27, क्योंकि 2 में भी b है और 25 में भी b है, इसीलिए टोटल क्या बैठेगा 27। तो किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल कितना बैठेगा 27 बैठेगा, एकदम तय है। तो आप केवल प्लेस वैल्यू को याद रखेंगे, अपोजिट अपने आप याद हो जाएगा। m का प्लेस वैल्यू 13 याद है तो अपोजिट कितना होगा 14। j का प्लेस वैल्यू 10 याद है तो अपोजिट 17। t का प्लेस वैल्यू 20 याद है तो अपोजिट 7। w का प्लेस वैल्यू 23 याद है तो अपोजिट कितना 4। 27 करना है तुमको। समझ आ रहा है बात? लिखे यहां तक। अब इसके आगे देखो इनका और क्या लाभ मिलेगा आपको। बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत सारी हैं, इनका लाभ देखना क्या मिलेगा। चलो बताना मेरे को, r में 5 जोड़ने पर क्या आएगा बताओ, अक्षर बताओ, अक्षर w आएगा। प्लेस वैल्यू के बिना ये सब में तो फिर उलझे रह जाओगे आप। बाकी लोग सोच पा रहे w आएगा, आएगा w। कैसे करेंगे, r में 5 जोड़े, s t u v w, ऐसा थोड़ी करना है यार, ये तो फिर एक ही 2 प्रश्न बनेगा मेंस में। तो r का नंबर कितना 18 में 5 जोड़े 23, 23 में क्या होता है w, ऐसे करना है अपन को, तब कोड डिकोड हो पाएगा, तब क्लासिफिकेशन में 3 ठो में सिमिलैरिटी 1 ठो में अलग मिल पाएगा अपन को, तब एनालॉजी के प्रश्न बना पाएंगे अपन। फटाफट बताओ, चलो ट्राई करते हैं। m में 4 घटाने पर क्या आएगा, आएगा। थोड़ा कोशिश करो, रिकॉल करो, वरना पीछे रह जाओगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, रायपुर में भी रीजनिंग को। m का कितना 13, 13 में 4 गया 9, 9 में क्या होता है जल्दी बोलो, ऐसे रिकॉल करो चीजों को जल्दी से। w में 7 घटाने पर क्या आएगा, ठीक आएगा। w कितना 23, 23 में 7 घटाने पर 16, 16 में क्या होता है p, ऐसे फराटे से आंसर आना चाहिए आपका। और बताओ चलो जल्दी से, सोचते हैं थोड़ा सा, दिमाग लगाइए। t में घटा रहा हूं 6, जल्दी से बताओ क्या आएगा, क्या आएगा। t का कितना होता है 20, 20 में 6 घटाया 14, 14 में क्या होता है n होता है। और बताइए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ये सब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको। मैं बोला o में 5 जोड़िए, क्या आएगा t आएगा। o कितना 15, 15 में 5 जोड़े 20, 20 में क्या आएगा, आएगा। नंबरिंग याद रहेगा तब ये सब चीजें फटाफट बनेंगी।
चलो अब ऐसा है तो फिर अगला बताओ, बी में 6 घटाने पर क्या आएगा? ये थोड़ा सा मामला रुक गया है, थोड़ा सा मामला रुक गया एक बार के लिए, होल्ड लग गया आप लोग के आंसर में, थोड़ा सा होल्ड तो लग गया। अब कैसे घटाएं, 2 में 6 -4 हो जा रहा है, ये तो थोड़ा सा होल्ड लग गया। देखो यही सब चीज कोड को डिकोड ही नहीं कर पाएंगे, ये सब नहीं पता होगा तो कोड को डिकोड ही नहीं कर पाओगे आप, वर्गीकरण के प्रश्नों को बना ही नहीं पाओगे, ये सब नहीं पता रहेगा तो, क्योंकि आप फिर 2 में 6 घटाने बैठोगे तो लफड़ा है। देखो बी में 6 घटाना है, बी का कितना होता है 2, 2 में 6 घटाइए, 2 में 6 घटाऊंगा तो लफड़ा हो रहा है सर, -4 जैसा तो कुछ होता नहीं है वर्णमाला में। अब ध्यान से समझना, जब आवश्यकता पड़ेगी तब अपन क्या करेंगे, बी को 2 के साथ साथ अपने मन में क्या रीड करेंगे, 28। आवश्यकता पड़ने पर बी को 2 के साथ साथ 28 भी रीड किया जाएगा। कैसे रीड किया जाएगा देखना, जैसे एक्स वाई जेड हुआ, फिर ABCD फिर चालू हो जाएगा ना यार। तो एक्स का क्या होता है 24, वाई 25, जेड 26, A1 B2 C3 D4। तो ए आवश्यकता पड़ने पर 1 के साथ साथ क्या है 27, बी आवश्यकता पड़ने पर 2 के साथ साथ 26 + 2 28, सी आवश्यकता पड़ने पर 3 के साथ साथ 26 + 3 29, और डी आवश्यकता पड़ने पर 4 के साथ साथ 26 + 4 30 भी है आवश्यकता पड़ने पर। ऐसा भी करना पड़ेगा, उतना लंबा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, समझ आ रहा है, बाकी ले जा सकते हो, आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, समझ आ रहा है, उतना लंबा आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं आपको, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा एक और पॉइंट, पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट होना चाहिए आपका, पढ़ाऊंगा अभी। तो 2 में 6 घटाने में लफड़ा हुआ ना, मन में बोलो 2 मतलब 28, 28 में 6 घटाया 22, 22 में क्या होता है बोलो, वी होता है, ऐसा बोलना है आपको, समझ पा रहे हैं, 28 में 6 घटाया 22 ना, 22 में क्या होता है वी, ऐसा बोलना है आपको। देखो 10 सेकंड नहीं लगेगा, और 10 सेकंड छोड़ो 2 सेकंड नहीं लगाना है आपको, क्योंकि ऐसे 5-5 6-6 अक्षर रहेंगे एक ही वर्ड में, ये तो एक ही अक्षर की बात कर रहा हूं। देखो ना कितना आसान हो गया, देखना मैं बोला एग्जाम्पल के लिए सी में आप घटाओ कितना 8, सी का नंबर बोलो 3, 3 में 8 घटाने में लफड़ा हो रहा है सर, 3 को अपने मन में 26 + 3 कितना बोलो 29, 29 में 8 घटाओ कितना 21, 21 में क्या होता है यू, 21 में क्या यू, ये देखो कितना आसान हो रहा है काम। तो आवश्यकता पड़ने पर ए 26 + 1 27 कहलाएगा, बी 26 + 2 28 कहलाएगा, सी 26 + 3 29 कहलाएगा, डी 26 + 4 30 भी कहलाएगा। आवश्यकता पड़ने पर, इधर पे आवश्यकता नहीं पड़ा, 23 में 7 घटाया घटेगा सर 16 आएगा, 20 में 6 घटाया घटेगा सर 14 आएगा, इधर पे 18 में 5 जोड़ा 23 आएगा, 13 में 4 घटाया 9 आएगा, 15 में 5 जोड़ा 20 आएगा। इधर पे लफड़ा नहीं आ रहा है सर, यहां पे लफड़ा आया, 3 में 8 घटाना है सर, अब कैसे घटाऊ, तो अपने मन में 3 को क्या बोलो 29, 29 में 8 घटाया कितना 21, 21 में क्या होगा यू। 2 में 6 घटाने में लफड़ा हो रहा है सर, तो अपने मन में 2 को क्या बोलो 28, 28 में 6 घटाओ 22, 22 में क्या होगा वी होगा। ये सब चीजें समझनी है आपको, समझ पा रहे हैं बात को। चलो बताओ तो फिर मेरे को जल्दी से, अगर मैं बोलूं ए में मैं 5 घटा रहा हूं क्या आएगा, कितना, ठीक, एक कितना एक में 5 घटाने पे लफड़ा हो रहा है सर, एक मतलब क्या 27, 27 में 5 घटाओ 22, 22 मतलब क्या, देखो ऐसे बनेगा, समझ पा रहे हैं बात को। और इंपॉर्टेंस बता रहा है इसका, देखना और इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं ना, देखना और इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, ये सब चीजों के बिना कुछ नहीं होने वाला। पाथ हमेशा क्या होना चाहिए शॉर्टेस्ट, पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट होगा, जब कोड को डिकोड करेंगे ना अपन लॉजिक ढूंढेंगे तो पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ये क्या बोलना चाह रहे हो सर कि पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट होना चाहिए, जैसे मान लो मेरे को बी से डब्ल्यू की यात्रा करनी है, बी से डब्ल्यू की यात्रा करनी है, तो बी का नंबर आप दिए रहे होंगे कितना 2, डब्ल्यू का नंबर कितना, तो 2 से 23 + 21 जाएगा क्या, नहीं, ये इतना लंबा पाथ नहीं लेना है अपन को, अगर +21 लिख दे तो कोड जीवन में कभी डिकोड नहीं हो पाएगा आपसे। आप बोले ना सर 2 से 23 + 21 चल रहा है, कभी जीवन में कोड डिकोड नहीं हो पाएगा। पाथ हमेशा क्या होना चाहिए शॉर्टेस्ट, अब शॉर्टेस्ट वो आगे वाला है कि पीछे वाला है वो आपको देखना पड़ेगा। बी से डब्ल्यू आगे के रास्ते ज्यादा पास पड़ेगा कि पीछे के रास्ते, पीछे के रास्ते, तो जो पाथ शॉर्टेस्ट होगा ना उसी को लिखना होता है अपन को। ऐसा लिख दिए ना कि सर 2 से 23 + 21 जीवन भर में कोड को डिकोड नहीं कर पाओगे आप,
लॉजिक नहीं ढूंढ पाओगे क्लासिफिकेशन में, एनालॉजी में, बनेगा ही नहीं। 5-6 चैप्टर खत्म हो गए आपके, नहीं बनने वाले आपसे। तो आपका पाथ शॉर्टेस्ट होना चाहिए। सर 2 से 23 का रास्ता तय करना है, प्लस 21 आगे के रास्ते नहीं जाऊंगा। अपने मन में 2 को क्या बोलूंगा? 28। अपने मन में 2 को क्या बोलूंगा? 28। 28 से 23 कितना? ये लॉजिक पकड़ाएगा। समझ आ रहा है? मान लो लॉजिक रहा होगा -5 -5 -5 -5, आप प्लस 21 करके बैठे हो, लॉजिक मिल नहीं रहा है आपको। समझ आ रहा है प्रॉब्लम? लॉजिक क्या लगा होगा? -5 -5 -5 -5 -5, लेकिन ये वाला -5 आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में प्लस 21 आ रहा है। ये तो कोड डिकोड ही नहीं हो पा रहा है आपसे। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट होना चाहिए। अब वो आगे के रास्ते शॉर्टेस्ट है कि पीछे के रास्ते, ये आपको देखना पड़ेगा, तो वो समझ में आ जाएगा। आगे के रास्ते का मतलब समझ आ रहा है? ये बी है और ये क्या है? डब्ल्यू। आगे के रास्ते का मतलब सी डी ई एफ, ऐसे करते करते डब्ल्यू तक जाओ। और पीछे के रास्ते का मतलब बी के पहले ए के पहले जेड, जेड के पहले वाई, वाई के पहले एक्स, ऐसे जा रहा हूं मैं। तो वो आपको ऐसा करने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? सर 2 से 23 प्लस 21, ये बहुत लंबा पाथ हो गया सर। तो अपने मन में 2 को मैं क्या बोलूंगा? 28। बी 2 मतलब 28 बी है, 26 प्लस 2। 28 से 23 क्या बोलूंगा? -5। ये लॉजिक देगा आपको। समझ आ रहा है? जैसे एग्जांपल के लिए और समझो, मान लो यहां पर लिख दिया मैं x, समझना बात को, और यहां पर लिख दिया मैं d। x का नंबर क्या लिख रहे होंगे आप? जल्दी बोलो। 24। d का नंबर क्या? तो क्या पाथ -20 होगा? नहीं होगा सर। 24 से 4 -20 होगा क्या? नहीं होगा। इतना लंबा पाथ जाना ही नहीं अपन को। ऐसा कोई लॉजिक नहीं मिलेगा जहां पे +15 -20 +25, ऐसा कोई लॉजिक कभी बनेगा ही नहीं। तो 24 से 4 -20 नहीं बोलोगे आप, तो अपने मन में 4 को क्या बोलो? 30। अरे बोलोगे? 4 मतलब 30 है ना? 26 + 4 30। तो 24 से 30 कितना बोलोगे? +6। ऐसे करना है अपन को काम। समझ आ रहा है? बच्चे सब पढ़ते नहीं है, बच्चे सीधे बोलते क्वेश्चन कराओ। क्या ही क्वेश्चन कराओगे? ये सब तो पहले पढ़ो। मेरे लेक्चर में बेस को पहले बनाएंगे अपन, तब क्वेश्चन में आएंगे, ध्यान रखिएगा। सीधे क्वेश्चन में आके ये सब समझाऊंगा तो कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा आपके। तो जितनी आवश्यकताएं हैं प्रश्न को लेकर के, वो सारी आवश्यकताएं पहले पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसके बाद क्वेश्चन में आऊंगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, ये जितनी भी जानकारी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये जानकारियां इन 6 चैप्टर में काम आएंगी। किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, इन 6 चैप्टर में काम आएंगी। जैसे मान लो वर्गीकरण का प्रश्न ऐसा आ गया, देखो 4-4 अक्षरों के 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। 4-4 अक्षरों के 4 विकल्प आपको दिए हैं, वर्गीकरण। अब इन 3 में एक सिमिलैरिटी है और एक क्या है? अलग। तो मान लो हुआ क्या होगा? -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5। लेकिन आप वो पाथ शॉर्टेस्ट होना चाहिए, वो जानकारी जानते ही नहीं हो, तो आपका फिर -5 कभी आ ही नहीं रहा होगा। समझ आ रहा है? आपका -5 कभी आ ही नहीं रहा होगा, जबकि लॉजिक वहां पे 3 ठो में -5 -5 -5 चल रहा था। लेकिन आप ये शॉर्टेस्ट पाथ का लॉजिक जानते ही नहीं हो, तो आप जब बी से डब्ल्यू में एंट्री मार रहे होंगे ना, बी का नंबर किए होंगे 2, डब्ल्यू का 23, तो यहां पे क्या बोल रहे होंगे? +21। अगले में तो -5 आ रहा है, मान लो, चलो अगले में -5 आ गया, अगले में -5, अगले में -5, लेकिन ये तो सर +21 आ रहा है, तो मिल ही नहीं रहा लॉजिक आपको। समझना था कि B2 मतलब क्या? 28। 28 से 23 मतलब ये भी क्या है? -5। शॉर्टेस्ट पाथ लेना है हमेशा, शॉर्टेस्ट पाथ। इसीलिए बी को आवश्यकता पड़ने पर 2 के साथ साथ क्या पढ़ेंगे? 28, सी को 3 के साथ साथ 29, डी को 4 के साथ साथ 30। पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट होना चाहिए इन 6 चैप्टर में, वरना प्रश्न फंसेंगे आपके, और यही सब फंसाता है एग्जाम में। पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट। समझ पा रहे हैं बात को? समझ आया? इधर पे कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो, अभी नंबरिंग याद नहीं है तो उतना स्पीड नहीं हो रहा है आप लोग से। नंबरिंग याद हो जाएगा तो स्पीड से करेंगे काम। 20 में 6 घटाने पर 14, इसमें डाउट तो नहीं था। 23 में 7 घटाने पर 16, इसमें भी डाउट नहीं था। 18 में 5 जोड़ने पर 23, इसमें भी डाउट नहीं था। 13 में 4 घटाने पर 9, इसमें भी डाउट नहीं था। 15 में 5 जोड़ने पर 20, इसमें भी डाउट नहीं था। डाउट यहां पे आया 3 में 8 घटाओ। कैसे घटाओ सर? 3 में 8 लफड़ा हो रहा है। 3 में 8 घटाने पर लफड़ा, तो आप 3 को अपने मन में 26 + 3 29 बोलो। 29 में 8 घटाने पर 21, 21 में क्या आएगा? यू। काम तेजी से होगा। 2 में 6 घटाने पर लफड़ा, -4 है, ये सब तो कुछ होता नहीं है, तो अपने मन में 2 को क्या बोलो? 28। 28 में 6 घटाओ, 22, 22 में क्या आएगा? वी।
एक में 5 घटाने पर लफड़ा फिर से, तो एक को अपने मन में क्या बोलो 27, 27 में 5 घटाओ 22, 22 में क्या होगा v। इसके बाद मैंने बोला पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट लेना। मेरे को बी से डब्ल्यू की यात्रा अगर करनी है, बी से डब्ल्यू की यात्रा अगर करनी है तो आपने नंबरिंग क्या रहा होगा, बी को 2 और डब्ल्यू को 23। 2 से 23 प्लस 21 अगर बोले तो कभी जीवन में नहीं बनेगा आपसे प्रश्न। आप क्या बोलेंगे, पाथ इतना बड़ा नहीं होगा सर, कभी लॉजिक में ऐसा नहीं आएगा +15 -21 +20, ऐसा कभी नहीं आएगा। तो आप बोले सर 2 से 23 प्लस 21 मतलब आगे के रास्ते में नहीं जाऊंगा, पीछे के रास्ते जाऊंगा। अब पीछे के रास्ते से जाना नहीं है कि बी के पहले ए 1 कम हुआ, फिर जेड 2 कम हुआ, फिर वाई 3 कम हुआ, फिर एक्स 4 कम हुआ, फिर डब्ल्यू 5 कम हुआ। पहली बात तो पीछे के रास्ते ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला अपन को याद भी नहीं रहती है। अगर मैं आपको बोलूं फर्राटे से पढ़ के दिखाओ तो जेड से अपोजिट पढ़ ही नहीं पाओगे आप। पढ़ पाओगे क्या? जेड से पढ़ो, चलो 10 सेकंड दे रहा हूं पूरा अंग्रेजी वर्णमाला को, जेड से लेके ए में पहुंचो, पढ़ो, पढ़ दो, बस हो गया, समझ गया, वही बोल रहा हूं। ए से पढ़ने बोलूंगा तो पढ़ दोगे ना, वही दिक्कत होती है, वही समझा रहा हूं मैं कि जेड से रिवर्स नहीं मार पाओगे, ए से फॉरवर्ड मार दोगे आप। यही सब व्यवहारिक चीजें हैं जो समस्या आती है। तो वहां पे अपन को रिवर्स ऐसा जाना भी नहीं, गिनते गिनते नहीं जाना है। अपन बी को सुविधा के लिए क्या मन में पढ़ेंगे 28, 2 को क्या पढ़ेंगे 28, 28 में 5 घटाने पर क्या है 28 से 23 मतलब क्या -5। समझ आ रहा है? पाथ शॉर्टेस्ट का मतलब 2 से 23 प्लस 21 नहीं करूंगा, अपने मन में 2 को क्या पढ़ूंगा 28, 28 से 23 क्या बोलूंगा -5। ऐसा करना नहीं कि बी के पहले ए फिर जेड फिर वाई फिर एक्स फिर डब्ल्यू, ऐसा नहीं करना है आपको। समझ आ रहा है? सीधे 2 से 23 आगे के रास्ते लंबा हो रहा है सर, पीछे के रास्ते चलूंगा मैं। पीछे के रास्ते कैसे जाऊंगा, तो बी 28 है, 28 से 23 कितना -5। सर एक्स 24, 24 से 4 आगे के रास्ते पास पड़ेगा, पीछे के रास्ते दूर पड़ेगा, दूर पड़ेगा ना। 24 से 4 -20 नहीं करूंगा सर, अपने मन में 4 को क्या पढ़ूंगा 30, 24 से 30 कितना +6। समझ पा रहे हैं? ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं आपके पास, तब जाके प्रश्न बनेंगे। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, सिंगल डिजिट वाले अक्षर क्या होते हैं, लिख लीजिए, ये सब भी पढ़ेंगे आवश्यकता। स्वर क्या क्या होते हैं, वॉवेल्स, स्वर में अलग कोडिंग कर देगा, व्यंजन में अलग कोडिंग करेगा, ये भी खेल होता है। स्वर में अलग ही कोडिंग कर रहा है, व्यंजन में अलग कोडिंग कर रहा है, तो स्वर और व्यंजन में डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए। बाकी सब क्या है, व्यंजन, स्वर ए ई आई ओ यू, और बाकी सब के सब क्या है, व्यंजन। अरे होता है ना ये तो, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। एक और डिफरेंशिएट करता है, सिंगल डिजिट वाले अक्षर, 2021 में प्रश्न आया था पीएससी में, सिंगल डिजिट वाले अक्षर में अलग कोडिंग, डबल डिजिट वाले अक्षर में अलग कोडिंग। लेवल देख रहे हो? सिंगल डिजिट वाले अक्षर किसको बोलेंगे बताओ तो, सिंगल डिजिट वाले अक्षर किसको बोलूंगा मैं, ए से आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिंगल डिजिट वाले अक्षर हैं, ए से आई तक, ए से आई तक। और डबल डिजिट वाले अक्षर जे से जेड, सोचो ये लेवल था 2021 का, जे से जेड, जे से जेड तक। क्या किया था 2021 के प्रश्न में, सिंगल डिजिट वाले जो अक्षर हैं उनमें अलग प्रकार का कोडिंग कर दिया था, और डबल डिजिट वाले अक्षर में अलग प्रकार का कोडिंग। अब आपको वहां पे डिफरेंशिएट करना है कि इनमें ऐसी क्या खासियत है कि इनका अलग कोडिंग और ये उनसे अलग कैसे है। तो वहां पे डिफरेंशिएट ये करना था कि ये सिंगल डिजिट वाले अक्षर हैं और ये डबल डिजिट वाले। इस लेवल तक के प्रश्न पीएससी पूछा है, पीएससी लेगा, इसीलिए बोल रहा तैयारी में थोड़ा सा आपको जान झोंकना पड़ेगा, वरना जो पीएससी का तैयारी किया बच्चा वो ले जाएगा पोस्ट को, जो फिजिकल में थोड़ा सक्षम है वो ले जाएगा, जो पीएससी का अलग करके तैयारी किया है। क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट को ईमानदारी से मेरा कर लोगे ना तो मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं कि प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। मेरा क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट को सीरियसली आप डेली क्लास अटेंड करेंगे जब जब मेरा होगा, और काम जो दूंगा वो करके आएंगे, तो फिर मैं इस चीज का श्योरिटी ले रहा हूं कि आपसे प्रश्न बनेगा ही, बाहर से आएगा ही, कितना भी टफ आ जाए। 20 21 22 के क्वेश्चन कराऊंगा, देखना आपको कल ही कराऊंगा 2 घंटे में 20 21 22 के क्वेश्चन बनेंगे आपसे। 20 21 22 सीजीपीएससी की बात कर रहा हूं, वो बन गया मतलब किसी भी स्तर का प्रश्न बन जाएगा आपसे, वो प्रश्न कराऊंगा आपको कल। बच्चों के साथ दिक्कत यह है कि ये सब जानते ही नहीं है, वो कहां से दिमाग लगाएंगे एग्जाम में, कभी जाने ही नहीं है। आप लोग के फेस को देख के लग रहा था ये सिंगल डिजिट वाले अक्षर क्या होते पता ही नहीं हमको, जबकि है क्या, ए से आई तक, 1 से लेके 9 सिंगल डिजिट होता है यार,
तो सिंगल डिजिट वाले अक्षर ए से आई, डबल डिजिट वाले जे से जेड। तो ये सब देखना ना, प्रश्न कराऊंगा, इतना खतरनाक कोडिंग था, सिंगल डिजिट का अलग कोड, डबल डिजिट का अलग कोड। तो वहां पे पता चले ना कि इसमें ऐसी क्या खासियत है जो दूसरों में नहीं है, तो वो अपन देखेंगे प्रश्नों में। कल देखते हैं इसके क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीक से 4 घंटे बैठ पाओगे ना यार? बैठो यार, थोड़ा मेहनत करो तब निकलेगा। और दोबारा सब इंस्पेक्टर भर्ती तो भूल ही जाओ, जीवन में आएगा आपके, आपका एज होते तक। उम्मीद तो नहीं है, यही कैसे आ गया, ये तो भगवान आप लोगों के ऊपर थोड़ा मेहरबान था, इसीलिए पद आ गया 341। पिछले रिजल्ट का वेट कर रहे थे लोग, भर्ती दे दिया। पिछला रिजल्ट का वेट ही तो कर रहे थे लोग, रिजल्ट नहीं आया था, भर्ती आ गया था। ये तो भर्ती का तो कोई उम्मीद ही नहीं किया था, तो भर्ती आया है, तो ये बहुत अच्छा मौका है, इसको हाथ से जाने मत दो। 10, 12, 15 घंटे जितना बैठ सकते हो सब जॉब वॉब छोड़ के बैठो भाई, निकालना है तो। और निकाल लोगे तो बहुत अच्छा जीवन है। देखी थे उस दिन आए थे, ऐसा माहौल ले रहे थे, जीवन तो अच्छा कटेगा ही अगर निकाल लोगे तो उसके लिए जॉब वगैरह है तो भी छुट्टी ले लो, मैं तो बोल रहा हूँ। जॉब वगैरह किसी का है, कोई जॉब में जा रहा है 8-10 घंटे दे रहा है, तो मैं तो बोला छुट्टी ले लो अभी। बीमारी उमारी लगा दो कुछ अपना, वहां पे कुछ प्रॉब्लम लगा दो घर का, जो भी लगाना है लगा लो। मरी मत जाना, लेकिन मरी गए तो कहा है का सब इंस्पेक्टर प्राइवेट में छोड़ दीजिए फिर, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। बड़ा चीज पाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क नहीं लेंगे जीवन में तो बड़ा चीज कभी नहीं पाएंगे आप। समझ आ रहा? रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, एक चीज तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। प्राइवेट तो हो सकता है दोबारा फिर मिल जाए आपको, लेकिन गवर्नमेंट दोबारा नहीं मिल पाएगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा देखिए, और पढ़ेंगे तो ही हो पाएगा इस बार। ये तो 341 पद हैं, तो पढ़ेंगे तो ही हो पाएगा। रिस्क लीजिए थोड़ा, मैं तो बोल रहा हूँ। अपने जीवन में रिस्क नहीं लिए तो फिर काहे का कुछ काम किए। हाँ तो नहीं निकला आरक्षक तो फिर नहीं निकला एग्जाम। 3 क्लास में 12 बहुत ले आए हो लेकिन आप पढ़ते तो निकल जाता आरक्षक, ये तो लग रहा है आपको। कितना रिटर्न में आपका? 10-12 नंबर से कम हुआ है शायद, है ना? 2-3 नंबर। सोचो जॉब को आप कितना, क्या जॉब है आपका? कितना समय लगता है वहां पे? कितना समय देते हैं वहां पे आप? लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि ऑनलाइन ले रहा हूँ मैं, ऑफलाइन ही ले रहा हूँ मैं कि ऑनलाइन अपने घर से ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो काम नहीं, काम तो भी है। समय तो देना पड़ेगा, लेकिन वही है, थोड़ा छुट्टी लीजिए। अब जॉब छोड़ने को तो मैं, अच्छी जॉब है तो छोड़िए भी मत, कहीं इधर ना निकले तो फिर आप मेरे को बकेंगे छुड़वा भी दिया साला, इधर निकला नहीं मेरा, मेरे पर चढ़ेंगे कि मेरे को जॉब दो आप। मेरा सैलरी 50,000 रुपये था, तो 50,000 कुछ जॉब मेरे को कोचिंग में दो आप, ऐसा मेरे पे चढ़ेंगे आप। तो आप सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए मेरे पे मत डालिएगा कि जॉब छुड़वा दिया, मिला भी नहीं मेरे को इधर। लेकिन मैनेज करिए उसको, थोड़ा सा रोग आके जैसा भी हो, जो भी हो, थोड़ा सा मैनेज करिए चीजों को। मैनेज करके पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा आपको। और सब इंस्पेक्टर का पद बहुत अच्छा है। पुलिस विभाग बोलने का बात है कि खराब है, ये है वो है, अरे जो जा ही नहीं पाता वही बोलता है खराब है भाई। समझ आ रहा है? अभी रायपुर में देखे नहीं, पुलिस कमिश्नर प्रणाली चालू कर दिए हैं जनवरी से। इतना पावर हो गया, एसडीएम तहसीलदार कुछ नहीं है पुलिस वालों के सामने, सब अपने से लेंगे पावर ही लोग। जानते हो कि नहीं जानते इस बात को? कमिश्नरी प्रणाली चालू कर दिया है रायपुर में। अब 1-2 जिलों में और क्या पता करे, नहीं करे तो क्या पता रायपुर में आपका पोस्टिंग हो जाए, बढ़िया आप बैठे हो वहां पे, सब पावर आपके हाथ में ही है। कमिश्नरी प्रणाली का मतलब आप तहसीलदार से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा पुलिस वाले को कि धारा 144 लगाओ कि नहीं लगाऊ, लगा दो मन करेगा तो। समझ आ रहा? अपने अधिकारियों से बात करके, तहसीलदार एसडीएम से बात नहीं करेंगे लोग। लाठी चार्ज करना है कि नहीं, तहसीलदार एसडीएम से बात नहीं करेंगे, कलेक्टर से बात नहीं करेंगे, अपने अधिकारी से बात करेंगे लोग। समझ आ रहा है? तो पावर बढ़ गया है, अच्छा बात है, क्योंकि अभी बहुत सारी घटनाएं पुलिस के कमजोरी की वजह से, कमजोरी ये रहता है कि परमिशन लो एसडीएम से, कलेक्टर से, तहसीलदार से। अभी पुलिस वाले खुद अपने उच्च अधिकारी से परमिशन लेंगे और जो करना है वो करेंगे। रायपुर में लागू हो गया है, मुंबई में जैसा है, कमिश्नर बैठता है मुंबई में, पुलिस कमिश्नर, और रायपुर में बैठेंगे। तो अच्छा पद है, और पर्सनालिटी और व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा। वो आपके ऊपर है कि आप काम कैसे करना चाहते हो यार। बोलते हैं पुलिस वाले का जिंदगी बेकार रहता है, तो आप कैसा बनाना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आप कैसा जीवन बनाना चाहते हैं पुलिस वाले बनने के बाद। वर्दी मिलना, 2 स्टार लगना एक सपने से कम नहीं होता लोगों के लिए, लेकिन इसके लिए मेहनत तो बहुत सारी करनी पड़ेगी। मेहनत करिए और थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करिए। जॉब है, अच्छी जॉब है, नहीं छोड़ सकते तो मैनेज कैसे भी करके करिए, रिक्वेस्ट करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी निकलेगा एग्जाम ये। और पढ़ोगे तो निकल जाएगा। आप बने रहो, डेली आओ कोचिंग, क्लास मिस मत करो, फैकल्टीज भी शानदार हैं। वो तीनों जो जीएस पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत अनुभवी टीचर हैं। 3 टीचर पढ़ा रहे हैं ना, प्रदीप सर ले रहे हैं क्लास, पांडे सर ले रहे हैं और गुप्ता सर ले रहे हैं। तीनों अनुभवी टीचर हैं, अच्छे टीचर ही दे रहे, कोई ऐसा चलता फिरता कोई नहीं दे रहे हैं आपको। पांडे सर का ऑलरेडी बहुत लंबा अनुभव है, गुप्ता सर भी अपना कोचिंग चलाए हैं बहुत लंबे समय तक, प्रदीप सर तो पढ़ाते ही हैं उड़ान में लंबे समय से। मैथ्स और रीजनिंग आपका सैटरडे फ्राइडे को 4-4 घंटे लगेगा, बहुत है 4 घंटा यार, सप्ताह में 4 घंटा मैथ्स, 4 घंटा रीजनिंग, बहुत है। इतना पढ़ लेंगे, प्री से पहले प्री का सिलेबस पूरा कर लेंगे अपन। और कभी कभार संडे को मैं क्लास ले लूंगा आके, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी का तो खत्म हो ही जाएगा, सर लेंगे सैटरडे फ्राइडे को तो सिलेबस करा देंगे टाइम पे आप लोग का, लेकिन रेगुलर उसके लिए आना पड़ेगा आप लोग को और मेहनत जम करके करनी पड़ेगी। बाकी बीच बीच में गाइडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए बुलाते रहेंगे सब इंस्पेक्टर लोगों को, बस उनसे ये मत पूछना कि मैथ्स कैसे पढ़े। कल देखते हैं इसके आगे का।